बच्चों आप देखो ना, जैसे कि जब हम राजतंत्र को देखते हैं तो राजतंत्र में क्या था कि राजतंत्र में सारी की सारी शक्तियां क्या थी, राजा के हाथ में हुआ करती थी। और जो आपको ये छोटा सा छुटकू सा दिख रहा है बीच में, इसके जो इसके बीच में छुटकू सा दिख रहा है, ये जो छुटकू सा दिख रहा है, ये बच्चों क्या है, ये यहां पर ब्रुसेल्स है। यानी विधायिका में ये 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या है, देश के लिए कानून बनाते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर। तो बच्चों आज हम जो है एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। यानी आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे या जिस हम विषय की बात करेंगे वो होगा बच्चों कौन सा, तो राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर होगा बच्चों, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। तो बेसिकली जैसा कि आप अभी 9th से 10th में आए हो, तो आपने 9th क्लास में जब आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा था या सिविक्स की बुक पढ़ी थी, तो उसमें आपने उसका जो आप फ्रंट पेज देखोगे तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि उसमें लिखा हुआ है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। और जो 10th क्लास का जब ये एनसीईआरटी को आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। यानी मतलब यह है कि बच्चों जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अब जो है 10th क्लास में हम उसी से आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और यह बात आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि जो 9th क्लास में चीजें हम पढ़कर आए हैं वो 10th क्लास में आपको हेल्प करती हैं चीजों को और अच्छा समझने के लिए, चीजों के प्रति और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इसीलिए बच्चों जैसे 9th क्लास में जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। आपने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने समझा था कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र कैसे काम करता है या लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और लोकतंत्र की क्या क्या खामियां हैं, ये सारी चीजें आपने देखी थी। इसी तरीके से बच्चों आपने फिर आपने देखा होगा कि संविधान कैसे बनता है। आपने अफ्रीका और भारत का उदाहरण लेते हुए क्या चीजें समझी थी। फिर आपने देखा होगा 9th क्लास में ही एक और चैप्टर था बच्चों, संस्थाओं का कामकाज यानी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपने देखा था बच्चों कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपने लोगों के अधिकारों के बारे में भी पढ़ा था। तो आप ये सारी चीजें 9th क्लास में पढ़कर आए हो और उम्मीद है, मुझे ये आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को जानते होंगे। और नहीं जानते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जिसने पढ़ा तो होगा, ये आपने पेपर दिया, पास होकर आए तो आप अच्छे से पढ़कर आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम जब 10th क्लास की चीजें पढ़ रहे होंगे तो उसी में कुछ कुछ चीजें मैं ऐसा आपको बताते चलूंगा कि आपको जो 9th क्लास में जो चीजें आपने अच्छे से नहीं पढ़ी थी या आपको नहीं पता है, तो वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हम यहां पर आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्या बच्चों, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। तो ये राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर है। और देखो राजनीति विज्ञान सिर्फ हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमें सिर्फ पढ़ लेना है और अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना है बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की या राजनीति विज्ञान की या सिविक्स की समझ होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे क्या है, हम अपने देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है राजनीति को लेकर, हमें इसकी समझ भी अच्छे से बनती है। अगर हम ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में भारत ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है लोकतंत्र में जिसके आधार पर किसी देश को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो ये समझ बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और राजनीति विज्ञान आपके जीवन से हमेशा ही जुड़ा रहेगा। ये आप किसी भी फील्ड से हो, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी देश में रह रहे हो, भारत जैसे देश में रह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है, और आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि आपके दायित्व क्या है, यानी आपके कर्तव्य क्या है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आपको किस में पढ़ाया जाता है, राजनीति विज्ञान में यानी सिविक्स में ही पढ़ाया जाता है। तो चलो बच्चों हम शुरुआत करते हैं, हम आरंभ करते हैं पहले चैप्टर से राजनीति विज्ञान की। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको राजनीति विज्ञान की एक अच्छी समझ बनाकर मैं इस क्लास के बाद भेजूंगा। और अगर ये पूरा सीरीज है, इस सीरीज में आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपके साथ आपको एक ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको राजनीति विज्ञान में आपके सिलेबस से भी बाहर की बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे। और मैं ऐसा नहीं कि आपको बहुत आउट ऑफ सिलेबस लेकर जाऊंगा, सिलेबस से जुड़ी चीजें रहेंगी, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को पढ़ेंगे जिससे आपकी समझ भी अच्छी बने, ठीक है। नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एक राजनीति विज्ञान या हम कह लें कि सिविक्स का अच्छा नॉलेज भी आपके पास हो जाएगा, है ना। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब इस चैप्टर को जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें हमें समझनी होंगी बच्चों। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के में, सबसे पहले हमें यह देखना होगा। देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें सत्ता की साझेदारी में बच्चों दो देश के माध्यम से समझाया गया है, श्रीलंका और बेल्जियम के माध्यम से, कि कैसे सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए।
जब हम सत्ता को किसी बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में दे देते हैं तो क्या होता है, और जब सत्ता को हम क्या है किसी एक विशेष वर्ग को ना देकर बल्कि सभी, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सब में बांट दिया जाता है, तो फिर क्या स्थिति होती है, ये चीजें हमें समझनी। ठीक है, तो बेल्जियम की कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक चतुराई पूर्वक अपने यहाँ एक व्यवस्था बनाई, और जिसके माध्यम से इन्होंने क्या है अपने यहाँ जातीय, है ना, इनके यहाँ जातीय विविधता होने के बावजूद भी, भाषीय विविधता होने के बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इनके यहाँ क्या है संघर्ष होने से बच गया, और इनके यहाँ क्या बच्चों एक तनावपूर्ण स्थिति बन सकती थी, लेकिन इन्होंने उसका समाधान निकालते हुए एक सौहार्दपूर्ण एक देश बना दिया, एक व्यवस्था बना दी इन्होंने। ठीक है, ये बात करेंगे। बेल्जियम में हम देखेंगे कि इसने कैसे बहुसंख्यकवाद को स्थापित करते हुए क्या हुआ, वहां बहुत सारी समस्याओं को इसको झेलना पड़ा, ये चीजें हम समझेंगे। श्रीलंका कहानी, और श्रीलंका में ही मैंने आपसे कहा कि हम ये देखेंगे कि बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि क्यों किसी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है ना, क्यों सत्ता की साझेदारी जो है वो जरूरी है। फिर हम ये देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या हैं, यानी इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये जो है ये कुछ टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के अंदर हम क्या है बच्चों कवर करने वाले हैं, यानी ये 6 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब हम बात करेंगे बच्चों इसकी, तो हम इस जब चैप्टर की स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में मैंने क्या बताया, आपको 2 देशों के माध्यम से आपको यह समझाया जाएगा कि किस तरीके सत्ता की साझेदारी जरूरी है और किस तरीके सत्ता से साझेदारी करना आवश्यक हो जाता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। बच्चों आप देखो ना, जैसे कि जब हम राजतंत्र को देखते हैं तो राजतंत्र में क्या था कि राजतंत्र में सारी की सारी शक्तियां क्या थी, राजा के हाथ में हुआ करती थी, है ना। राजा ही सर्वोपरि हुआ करता था और राजा ही न्याय करता था, राजा ही कानून बनाता था और राजा ही न्याय का या कानून का क्रियान्वयन भी करवाता था। तो यानी सारी की सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित होती थी। इसीलिए आपने एक राजा का नाम सुना होगा 9th क्लास में, आपने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो लुई 16 से पहले भी एक बुर्बोन राजवंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 14वां कहा करता था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, यानी मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो यानी वो कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं इस राज्य में और मैंने जो कह दिया वही कानून है। तो ये बात वो राजतंत्र में हुआ करती थी और इसी वजह से आप देख लो राजतंत्र के उदाहरण उठाकर देख लो कि जो ज्यादा शक्तिशाली हुआ है वो निरंकुश बना है। जैसे आप चाहे हिटलर का उदाहरण ले लो, चाहे आप नेपोलियन का उदाहरण ले लो, ऐसी भारत में पूरे वर्ल्ड में ऐसे राजतंत्र के हजारों एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, उदाहरण दिख जाएंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि वो जब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता थी तो वो कैसे निरंकुश हुआ, वो कैसे सारी शक्तियों को गलत तरीके से उपयोग करता था या अपने उपभोग के लिए उपयोग करता था। इसी समस्या से बचने के लिए जब नई व्यवस्था बनाई गई, जब समाज में परिवर्तन लाया गया, जब राजनीति में परिवर्तन आया, तो हुआ क्या, इस राजनीति के परिवर्तन के साथ साथ इन्होंने क्या किया, राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर आए। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर बच्चों सत्ता उस देश के लोगों में हो, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर सत्ता वहां के प्रतिनिधियों में हो। यानी सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि सत्ता की साझेदारी को ही अपनाना शुरू किया। आप दुनिया के आज 200 से ज्यादा दुनिया के देश हैं, आप देख लो 200 से ज्यादा दुनिया में देश हैं और आपको मैक्सिमम देशों में आपको आज लोकतांत्रिक देश दिखेंगे और उसमें भी आपको सत्ता की साझेदारी दिखेगी, है ना। तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, समाज में तनाव ना हो, क्योंकि जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो होता क्या है कि वहां पर निरंकुशतावादी, वहां पर संघर्ष की भावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या है, इसीलिए क्या है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब हम इन्हीं 2 विश्व के 2 देशों में, मतलब 200 से ज्यादा देश हैं, उसमें से हम 2 देश की कहानियों के माध्यम से क्या है समझेंगे और बीच बीच में हम भारत का भी परिप्रेक्ष्य लेकर आएंगे ताकि आप समझोगे कि भारत में क्या व्यवस्था है। क्योंकि जरूरी हमें यह है कि हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत की चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये चीजें हैं। चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेल्जियम के समाज, यानी बेल्जियम जो है उसमें विविधता है। जैसे हमारे भारत में विविधता है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे ही बेल्जियम में भी क्या है, जातीय विविधता है। वहां पर क्या है, फ्रेंच लोग भी हैं, यानी फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले भी लोग हैं, वहां जर्मन भाषा बोलने वाले भी लोग हैं और वहां पर डच भाषा बोलने वाले भी लोग हैं और सबकी अपनी अलग अलग पहचान है और सबकी अलग अलग संस्कृति है। तो ये क्या है बच्चों, वहां पर क्या है, जातीय विविधता है। अब इस जातीय विविधता के होने के बाद, है ना, है तो फिर क्या है, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस विविधता को आप
क्या है, आप इस विविधता को कैसे उपयोग करते हो? क्या इस विविधता के माध्यम से आप समाज में एकाग्रता मतलब एकता लाना चाहते हो? एक ऐसा कोई सिस्टम बना दो जिसमें क्या समाज में एकता आ जाए, या आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि क्या है समाज विघटित हो जाए, या समाज विघटित हो जाए या विखंडन हो जाए उसका। तो क्या किया, अब इन्हीं के माध्यम से हम समझेंगे। तो जब हम देखते हैं कि बेल्जियम की, सबसे पहले हमें यह समझना होगा मेरे लाल और मेरे लाल लालियों, यह समझना होगा कि बेल्जियम है कहां पर। तो बच्चों एक चीज समझो कि बेल्जियम यूरोप का एक देश है, बहुत छुटकू सा देश है। इतना छोटा देश है कि उसका एरिया हमारे यूपी से भी छोटा है, इतना छोटा सा देश है ना। तो बेटा क्या है, यूरोप के अंदर बेल्जियम क्या है, एक देश है। कहां पर है तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बच्चों देखो, मैं आपको सारी चीजें एक एक चीजें एक्सप्लेन करते हुए आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, ये वर्ल्ड मैप है, यानी ये पूरे विश्व का मानचित्र है। जब हम इस विश्व के मानचित्र की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये यूरोप है। ये क्या है बच्चों, यूरोप है ना, दिख रहा है आपको, ये यूरोप है मेरे लाल। अब जब हम इस यूरोप की बात करते हैं तो इस यूरोप में बेल्जियम कहां पर है, तो आप देखो इस यूरोप में बच्चों बेल्जियम कहां पर है, तो आप यहां पर देखोगे तो आपको क्या है बच्चों, बेल्जियम दिखेगा। ये देखो मैं जो व्हाइट कलर से जो छुटकू सा बना रहा हूं ना, ये मतलब इसका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि हमारे यूपी से भी छोटा है, बहुत सारे स्टेट से इसका एरिया छोटा है हमारे पास, है ना। तो ये छुटकू सा जो दिख रहा है ये बेल्जियम है। अब बच्चों एक चीज याद रखना है कि बेल्जियम जो है ना, वो बेसिकली क्या है, वो एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्या है बच्चों, वो एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मतलब यह है कि वो अपनी सीमा जो है ना समुद्र से भी, यानी जो है वो समुद्र से भी अपनी सीमा साझा करता है। मैंने एक बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मास्टर को पढ़ाते हुए देखा था, वो बता रहे थे कि बेल्जियम जो है एक लैंडलॉक कंट्री, वो चारों तरफ से जर्मनी से घिरा हुआ है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन आप देख लो बच्चों, आप जब मैप देखोगे तो मैप में जर्मनी इधर है, तो जर्मनी से चारों तरफ कैसे घिरे हुए हैं। तो आपको यह याद रखना है कि जो बेल्जियम है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मतलब वो चारों तरफ किसी स्थलीय देश से नहीं घिरा है, वो उसकी सीमा समुद्र से भी लगती है। और समुद्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर कौन सा समुद्र की बात करेंगे तो उत्तरी समुद्र आएगा, और अगर सागर की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, अटलांटिक महासागर। सॉरी, अगर महासागर की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर आएगा, और अगर समुद्र की बात करेंगे तो उत्तरी सागर आएगा। ठीक है, यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर होता है बच्चों उत्तरी सागर। ध्यान से सुनते चलना, ये ज्योग्राफी भी समझ जाओगे और पॉलिटी भी। और ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा नीला, ये है बच्चों अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। एक महासागर के अंदर कई सागर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अटलांटिक महासागर, तो ये बात आपको याद रखना है कि बेल्जियम जो है एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मतलब उसकी सीमा जो है समुद्र से भी साझा होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात ये आपसे पूछी जाएगी बच्चों, मेरे और मेरे लाल और लालियों, आपसे ये पूछी जाएगी कि जो बेल्जियम है ना, जो बेल्जियम है वो किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश से बेल्जियम जो है अपनी सीमा साझा कर सकता है, और कई हैं उनमें से एक दे देगा। जैसे आप देखो बच्चों, यहां पर बच्चों क्या है, नीदरलैंड। ध्यान से सुनते चलना, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, है ना। अब तो समझ ही गए कि बेल्जियम कहां पर है, तो मैं आपको सिर्फ बेल्जियम बना देता हूं ताकि आप और स्पष्ट समझो। ये क्या है बच्चों, बेल्जियम, सॉरी ये बेल्जियम है, ठीक है। और बेल्जियम के चारों तरफ आप देख लो, यहां पर कौन सा देश है, ये बच्चों क्या है, ये नीदरलैंड है, यहां पर एक देश है। दूसरा देश बच्चों यहां पर आप देखो, ये जर्मनी है, जर्मनी से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक यहां पर नीदरलैंड हो गया, दूसरा जर्मनी हो गया, तीसरा बच्चों देखो कौन सा है, फ्रांस है, फ्रांस है। तो इस तरीके से, और यहां पर एक छुटकू सा देश है बच्चों, एक छुटकू सा देश है जिसका नाम है बच्चों लग्जमबर्ग। एक यहां पर तीसरा इसको लिख लो लग्जमबर्ग, और यहां पर चौथा इसको कर लो फ्रांस को। फ्रांस को बच्चों फोर्थ नंबर कर लो, छुटकू नंबर है लग्जमबर्ग। तो आप देखो जो बेल्जियम है वो 4 देशों से अपनी सीमा क्या है बच्चों, साझा कर रहा है। कौन कौन से हैं, तो आप देखो इसके नॉर्थ में यानी उसके उत्तर में क्या है, नीदरलैंड है। इसके पूर्व में क्या है बच्चों, तो जर्मनी है। इसके दक्षिण में क्या है बच्चों, तो लग्जमबर्ग है। और इसके फिर इधर देख लो और दक्षिण में तो फ्रांस है। यानी ये 4 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे, पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बेल्जियम से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नहीं करता है पूछेगा। अब नहीं करता है पूछेगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों क्या दे देगा पता है आपको डेनमार्क देगा वो। और क्या दे सकते हैं आपको, तो आपको बच्चों आपको ये दे देगा, क्या कहते हैं, इटली। डेनमार्क और इटली देने की बहुत बड़ी संभावना होती है। तो आपको याद रखना है कि डेनमार्क जो है वो जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन बच्चों क्या है वो बेल्जियम से बॉर्डर शेयर नहीं करता। इसी तरीके से इटली भी। तो ये याद रखना है।
जो हैं वो तो आपको याद हो जाते हैं, लेकिन बच्चों जो नहीं है वो हमसे नहीं याद होते। तो आप इस मैप के माध्यम समझ सकते हो कि डेनमार्क और इटली बेल्जियम से बॉर्डर शेयर नहीं करते, यानी अपनी सीमा साझा नहीं करते। इसको मैं एक और चीज से बता सकता हूं, जैसे मान लो बच्चों ये आप मान लो ये क्या है बच्चों, ये बेल्जियम है, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों मेरे और लाल लालियों, तो ये क्या है बच्चों, ये बेल्जियम है, ठीक। इस बेल्जियम में अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है, यहां पर नीदरलैंड, नीदरलैंड, इधर है क्या बच्चों, तो जर्मनी, जर्मनी यहां बॉर्डर शेयर कर रहा है इसके इधर इस साइड। यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग, और इसके साउथ यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है, फ्रांस। और यहां पर क्या है बच्चों, एक यहां पर जो है ये समुद्र से अपनी सीमा साझा कर रहा है। इधर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ऐसे बना लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्या यहां पर समुद्र से सीमा साझा कर रहा है, क्या नाम है इसका, तो आप अगर समुद्र का नाम लिखोगे तो उत्तरी सागर, और अगर वैसे लिखोगे महासागर का नाम लिखोगे तो अटलांटिक महासागर। तो इस तरीके से ये बेल्जियम की स्थिति है यूरोप में। मैंने क्यों इतना समय लिया, क्योंकि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और मैंने देखा है बच्चों से नॉर्मली गलत हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली बच्चों से क्या होता है, गलत हो जाता है। तो गलत नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर आपको ये चीजें समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बेल्जियम की स्थिति के बारे में बता दिया कि बेल्जियम यूरोप में कहां पर है, किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है और किन से नहीं करता है, कौन से ओशियन से या कौन से सागर से जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। आई होप, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों मेरे लाल लालियों, चलो आगे अब हम बात करते हैं बच्चों अब इसकी जातीय बनावट की। अभी हमने इसकी यानी अब इसके अंदर क्या क्या जातीय बनावट है, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके की जो इसमें विविधता है, तो इसके हम जब बात देखेंगे बच्चों, तो यहां पर देखो बेल्जियम क्या है बच्चों, देखो यहां बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, ये है ना। और देखो जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, हरियाणा से भी कम है इसकी आबादी, और परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। जटिल है मतलब इसमें विविधता है। इसमें क्या है, फ्रांसीसी लोग भी रहते हैं, डच भाषी लोग भी रहते हैं, और जर्मनी भाषी भी लोग रहते हैं। तो ये इस वजह से क्या, और यहां पर सांस्कृतिक विविधता है। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या है, तो यहां इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, ठीक, और इसमें 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो आप देख लो इसमें क्या है, जो इसमें रहने वाले जो विविधता है उसमें क्या है, 59% लोग क्या है बच्चों, डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग क्या है बच्चों, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी 1% लोग क्या है, जर्मन बोलते हैं। ये आप कहां पर देखोगे, तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो येलो कलर से जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बच्चों फ्लेमिश रीजन। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बच्चों फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन बच्चों, फ्लेमिश क्षेत्र। रीजन मतलब फ्लेमिश क्षेत्र, ये एक राज्य है इसका, बेल्जियम का एक राज्य है, फ्लेमिश क्षेत्र है ना, फ्लेमिश। और ये जो आपको ये कलर दिख रहा है, इस वाला ये जो कलर दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, इसका क्या नाम है बच्चों, तो इसका नाम है बच्चों वेलोनिया रीजन। ये क्या है बच्चों, वेलोनिया रीजन, ये वेलोनिया रीजन है, क्षेत्र है, ये वेलोनिया क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, वेलोनिया क्षेत्र। अब ध्यान सुनना, और जो आपको ये छोटा सा छुटकू सा दिख रहा है बीच में, इसके बीच में छुटकू सा दिख रहा है, ये जो छुटकू सा दिख रहा है, ये बच्चों क्या है, ये यहां पर ब्रुसेल्स है, ये राजधानी है इसकी ब्रुसेल्स, ठीक है ना। अब देख लो यहां पर क्या है, ब्रुसेल्स दिख रहा है, ये कैपिटल इसकी ब्रुसेल्स है, ये ब्रुसेल्स, ठीक मेरे लाल लालियों, क्लियर है। तो ये 3 क्षेत्र है, यानी जर्मनी के अंदर ये 3 राज्य है मेनली, आप देखोगे तो यहां पर नॉर्थ में इसके देखो फ्लेमिश क्षेत्र है, साउथ में इसके क्या है बच्चों, वोलोनिया क्षेत्र है, और बीच में क्या है, ब्रुसेल्स क्षेत्र है। अब बच्चों एक बात समझो, जो फ्लेमिश क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो है बच्चों कौन है, तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर देखो आप, जो फ्लेमिश क्षेत्र है इसमें डच स्पीकिंग लोग हैं, मतलब इस फ्लेमिश क्षेत्र में यहां पर जो अधिकता जो मेजोरिटी में है वो कौन है बच्चों, डच। अब डच कितना बोल रहे हैं बच्चों, तो आप देखो यहां पर डच लोग क्या है, ये यहां पर 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं। और यहां पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वेलोनिया रीजन में कौन अधिकता में है, कौन बहुसंख्यक में, किनकी आबादी ज्यादा है, तो फ्रेंच भाषी लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, और इनकी आबादी कितनी है, और ये लगभग 40% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। और बचे जो इसका 1% जो है वो कहां पर है, तो कुछ जर्मनी में, यहां ये जर्मनी बोलने वाले लोग ये हैं, देखो एक भाषा जर्मनी, एक जो 1% जो लोग हैं, जो जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं वो कहां पर हैं, तो वो इस क्षेत्र में रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये इसका जातीय बनावट है।
बात क्लियर होगी बच्चों। तो फ्लेमिश रीजन में बच्चों कौन है, 59% लोग जो है डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और वेलोनिया रीजन में क्या है बच्चों, तो वेलोनिया रीजन में 40% लोग क्या है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहां पर वेलोनिया रीजन में ये बहुसंख्यक में है, फ्लेमिश रीजन में ये बहुसंख्यक में है। और ब्रुसेल्स में क्या है बच्चों, ब्रुसेल्स में हर एक भाषा के लोग रहते हैं, अभी आगे बात करेंगे, है ना। और इसके 1% जो है जर्मन बोलने वाले लोग कहां पर है, तो ये यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट में इसके दिख जाएंगे, जहां जर्मनी से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजधानी ब्रुसेल्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है और 20% भाषा क्या है, डच बोलती। अब एक बात समझो बच्चों, देश में बहुसंख्यक अगर कौन है, तो पूरे पूरे अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो 59% बच्चों कौन है, तो डच हैं। 40% कौन है बच्चों, देखो यहां पर डच हैं पूरे देश में बच्चों। और ये क्या है, ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले। 1% कौन है बच्चों, तो जर्मनी बोलने वाले। ठीक है मेरे लाल, अब लालियो एक बात समझो, पूरे भारत पूरे बेल्जियम में अगर आप देखें तो बहुसंख्यक में फ्रेंच भाषा वाले लोग ज्यादा हैं, और उसके बाद डच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं, देन उसके बाद जर्मनी आते हैं। लेकिन बच्चों जर्मन भाषा बोल रहे हैं, जर्मनी नहीं, उसमें जर्मन बोलने वाले होगा, जर्मन भाषा बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन बच्चों जब हम ब्रुसेल्स, जिसकी बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स, उसमें कौन मेजोरिटी में है, तो उसमें फ्रांसीसी मेजोरिटी में, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, कितने हैं, 80%। और डच कौन है, माइनॉरिटी में है, यानी वो अल्पसंख्यक हैं। फ्रांसीसी बहुसंख्यक, फ्रांस भाषा बोलने वाले, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग क्या है, ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, और डच भाषा बोलने वाले क्या है, ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक है। तो ये स्थिति, ये इसका कंपोजिशन है। अब देखो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहा है, यानी पूरे बेल्जियम में अगर हम बात करें तो जो 40% जो फ्रेंच भाषा बोलने वाला लोग हैं वो ज्यादा समृद्ध है, वो आर्थिक रूप से, वो सामाजिक रूप से, और वो शिक्षित रूप से क्या है, वो बहुत मजबूत है। और यही एक डच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक ईर्ष्या का कारण था। और इसी वजह से देखो क्या आपको शुरुआत में जब यहां पर देखते हैं, जब शुरुआती फेज में, तो यहां पर भी क्या है, डच और फ्रांसीसियों के बीच में क्या है, तनाव बढ़ता है। इसी वजह से, क्योंकि ये लोग क्या है, बल्कि फ्रांसीसी माइनॉरिटी में यानी अल्पसंख्यक में है, इनकी आबादी पूरे फ्रांस में, बेल्जियम में क्या है, दूसरे पायदान पर है, लेकिन क्या है, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या है, ये अगले हैं। इसी वजह से जो है डच लोगों के ये ईर्षा, डच लोग जो है इनसे ईर्षा करते थे। और इसी वजह से आप देखोगे 1950 और 60 के फेज में क्या है, इनके बीच में एक तनाव होता है, इनके बीच में संघर्ष होता है ना। और ये संघर्ष बच्चों ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा दंगे फैल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या है, इनकी सरकारों ने क्या किया, इनकी सरकार ने 1970 से लेकर और 1993 के बीच में क्या है, इन्होंने 4 संशोधन किए अपने संविधान में। बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, अपने संविधान में 4 संशोधन किए, जिनके माध्यम से क्या किया कि किसी भी भाषा बोलने वाले लोगों को जो अल्पसंख्यक में है, उनको ऐसा फील ना हो कि हमारी उपेक्षाएं की जा रही हैं और हमारे साथ एक तरीका बिहेवियर किया जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए क्या है, इन्होंने 4 संशोधन करते हुए क्या है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सभी लोगों को बराबर समानता, सभी लोगों को बराबर मौके देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ये बात आगे समझनी है। अब देखो बेल्जियम की समझदारी में क्या है बच्चों, तो देखो आप ऐसे भाषाई विविधताएं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले, देखो डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। फ्रेंच भाषी कौन थे, वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से अगड़े हुए थे, वो आगे थे। और डच भाषी लोग जो है वो पिछड़े थे, जबकि उनकी जो वो बहुसंख्यक में थे, उनकी आबादी ज्यादा थी। इसी वजह से क्या है, वो ईर्ष्या करते थे, उनके बीच में क्या है, स्थिति नाराजगी बनी हुई थी। और इसके चलते देखो आप क्या है, 1950 से लेकर 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे, ठीक है। ये तो मैंने पीछे पढ़ाया, हमने कहा कि वहां पर ब्रुसेल्स में कौन ज्यादा, ब्रुसेल्स में किनकी आबादी ज्यादा, तो फ्रांस भाषी बोलने वाले लोगों की, और किनकी आबादी कम है, तो डच भाषा बोलने वाले की, ठीक है ये बात। परंतु फिर क्या हुआ, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर क्या किया, सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। मैंने क्या बताया कि उन्होंने प्रयास किया, कब किया, तो देखो 1970 से लेकर 1993, मैंने अभी बताया कि बीच
बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को क्या है बेगानेपन या किसी को अलगाव का एहसास ना हो एवं सभी क्या हो बच्चों मिलजुल कर रह सकें। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। उसने एक व्यवस्था बनाई। अब क्या व्यवस्था बनाई हमें यह समझना है। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ है नहीं, ये पूरी स्टोरी मैं पहले ही बता चुका हूं और आपको सिर्फ यहां पे रीड करा दिया मैंने अभी। ठीक, अब देखो बेल्जियम ने क्या किया, अपने यहां टकराव रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की। तो देखो बच्चों क्या था, जैसे आप देखो पूरे देश में, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले मेरी बात को मेरे लाल और लाली पहले ध्यान से सुन लो। जैसे पूरे देश में अगर हम बात करें बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन था, तो डच बोलने वाले लोगों की आबादी कितनी थी, डच भाषी लोगों की आबादी कितनी थी, तो 59%, यानी 59% जो लोग थे वो डच भाषा बोलने वाले लेते, यानी पूरे देश में डच बहुसंख्यक में थे। और फ्रांसीसी कितने, फ्रेंच भाषा बोलने वाले या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग 40% लोग थे, और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग 1% थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई, सेंट्रल लेवल पर एक ऐसी सरकार बनाई जिसमें क्या है सभी के प्रतिनिधियों की संख्या समान कर दी, यानी मंत्रिपरिषद में जो है सभी भाषी क्षेत्रों के क्या है प्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यह इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पर एक व्यवस्था कर दी, यानी केंद्र स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था की कि चाहे भले ही डच बहुसंख्यक हैं लेकिन उनके प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधियों की संख्या और डच भाषी लोगों की प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि जो है डच बहुसंख्यक में है, उनकी आबादी 59% है तो उनके प्रतिनिधि ज्यादा होंगे, और फ्रांसीसी कम है, उनकी आबादी कम है तो उनके प्रतिनिधि कम होंगे, ऐसा नहीं। सबके लिए क्या है, सारे मंत्रिपरिषद में क्या है, दोनों ही भाषी लोगों के प्रतिनिधि क्या है, बराबर होंगे। ठीक है, यह व्यवस्था की गई। तो देखो केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यह पहली व्यवस्था की गई। ठीक, दूसरी व्यवस्था क्या की, इन्होंने एक तो केंद्र स्तर पर सरकार बनाई, दूसरा इन्होंने जैसे फ्लेमिश क्षेत्र था, वेलोनिया रीजन था और ब्रुसेल्स था, इनमें क्या है अलग अलग राज्य सरकारें भी बनाई जो अपने स्तर पर डिसीजन कर सकती थी। अब देखो ना, जैसे भारत की बात करें बच्चों, भारत में अगर आप देखो तो यहां पर भी बहुत ज्यादा विविधता है। अब महाराष्ट्र की अलग सांस्कृतिक पहचान है, उसकी अलग भाषा है ना, उसकी अलग बोली है, उसकी अलग है ना वो सारी चीजें। ऐसे आप जम्मू कश्मीर का अलग संस्कृति है, उसकी अलग अपनी बोली है ना। ऐसे ही अलग अलग भारत जैसे ऐसे बेल्जियम में क्या है, अलग अलग क्षेत्र में उनकी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है, अलग अलग भाषा है। अब उनको संरक्षित करने के लिए भी तो कोई एक सरकार होनी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, राज्य स्तर पर भी व्यवस्था की, जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप क्या करोगे, क्षेत्रीय स्तर पर जो भी सांस्कृतिक और भाषाई जो भी चीजें हैं उनको संरक्षित करने से संबंधित आप कानून बना सकते हो। तो उन्होंने राज्य स्तर पर क्या कर दिया, सब भी सरकार बनाई। ठीक है, अब देखो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी गई। क्षेत्रीय सरकार मतलब वही राज्य सरकार। देखो क्या है, ब्रुसेल्स में क्षेत्रीय सरकार मतलब समझ गए, यानी फ्लेमिश एक राज्य है और वेलोनिया एक राज्य है, वहां पर अलग अलग बनाई। और ये जो सरकारें हैं ये केंद्र के अधीन नहीं थी, ये केंद्र से अलग थी और इनको अलग से शक्तियां दी गई जो क्या करेंगी, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से संबंधित कोई भी निर्णय अपने स्तर पर ले सकती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जहां पर डच भाषी लोग ज्यादा हैं उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को संरक्षित किया जाए, जहां पर क्या है बच्चों फ्रेंच भाषी या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं उनकी संस्कृति और उनकी भाषा को संरक्षित किया जाए। ठीक है, और इन्होंने देखो क्या किया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया। क्योंकि ब्रुसेल्स में आप देखो तो वहां ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि देखो हुआ क्या कि पूरे देश के लेवल पर, पूरे देश पे अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो वहां पर आप देखो डच बहुसंख्यक में थे और फ्रांसीसी अल्पसंख्यक में थे। लेकिन डचों ने क्या किया, सौहार्द बनाने के लिए देश में अपने बहुसंख्यक की जो तानाशाही थी उसको छोड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्रांसीसियों को समान प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन ब्रुसेल्स की बात आप जब देखते हो तो ब्रुसेल्स में कौन बहुसंख्यक में थे, तो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे और डच कम थे, क्योंकि फ्रांसीसी 80% थे और डच 20% थे। तो यहां पर जब केंद्र लेवल पर केंद्रीय सरकार में जब फ्रांसीसियों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया तो फ्रांसीसियों ने भी ब्रुसेल्स में डचों का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है यहां पर भले ही हमारी आबादी ज्यादा है लेकिन आपने हमें केंद्र लेवल पर हमें बराबरी का सम्मान दिया, तो हम आपको क्षेत्रीय या ब्रुसेल्स में हम आपको बराबरी का सम्मान दें। और यहां पर भी क्या हुआ, डच
20% थे, लेकिन इनके और फ्रांसीसियों के प्रतिनिधि समान रहेंगे। यह व्यवस्था कहां की गई? ब्रुसेल्स में की गई। ठीक है ना। तो वही कहा गया ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय का मतलब फ्रांसीसी और डच भाषी बोलने वाले लोगों के प्रतिनिधि समान होंगे। ठीक है, समान प्रतिनिधि दिया गया। अब प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुनकर जाने वाला व्यक्ति, वही क्या होता है? प्रतिनिधि होता है ना। जैसे हमारे देश में जैसे आप लोग विधायक चुनते हो ना, हम लोग जैसे चुनाव, जब आप जैसे 18 साल के हो जाओगे, 18 साल उससे ज्यादा के हो जाओगे, तो आपको वोटिंग राइट होगी, तो आप क्या चुनाव होंगे, तो चुनाव होंगे, तो आप ऐसा नहीं है कि, है ना, आप क्या करते हो, आप वहां कोई भी डिसीजन या संसद में आप आपकी आवाज सुनी, आप जब आप मान लो चुनाव में खड़े होते हो और आप विधायक बन जाते हो, तो आप क्या है, कानून बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। यानी हम लोग जो है, आम जनता क्या है, वो विधायकों को चुनती है, यानी उनका चुनाव करती है। ठीक है, तो वही प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करे, जो हमारी आवाज है संसद में। ठीक, और फिर क्या किया इन्होंने एक तीसरे स्तर की भी सरकार बनाई, जिसको सामुदायिक सरकार कहा गया। यह सामुदायिक सरकार कैसी थी? तो ये बच्चों लोकल लेवल पर सरकार थी, जिसको स्थानीय सरकार भी कह सकते हैं, जिसका मेन काम यह था कि जो कैसे बनती थी, देखो यहां पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सरकार, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था हो। अब मतलब क्या है, तो जैसे क्या आप देखो कि लोकल लेवल पर भी और गांव में जैसे आप देख लो, तो यहां पर क्या किया, यहां पर डच भाषी लोग भी हैं, फ्रांसीसी भाषी लोग भी हैं और जर्मन भाषी लोग भी हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे स्थानीय लोकल लेवल पर एक ऐसी सरकार बनाई जो पूरे बेल्जियम से अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती थी इस सरकार में, इस सामुदायिक सरकार में, पूरे बेल्जियम से। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी क्षेत्र से, जैसे फ्लेमिश रीजन से भी आएगा, वोलोनिया रीजन से भी आएगा, ब्रुसेल्स से भी आएगा, हर जगह से, पूरे बेल्जियम से क्या है, ये डच भाषी लोग, फ्रांसीसी भाषी लोग और जर्मन भाषी लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे। और इस सरकार का मेन काम यह था कि ये क्या करेगी, शिक्षा, संस्कृति और भाषा संबंधी विषयों पर क्या है, कानून बनाएगी और इस पर फैसले लेने का अधिकार है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने जातीय विविधता होने के बावजूद इन्होंने, या भाषी विविधता होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों क्या किया, अपने यहां एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे क्या है, अभी तक क्या है, ये यहां इनके देश में क्या है, एक सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहां पर अभी तक क्या है, चीजें सही तरीके से चल रही, और ये पूरे विश्व के लिए क्या है बच्चों, एक तरीके से ये चौंकाने वाली बात है। विश्व आज और ऐसा अनोखा सिस्टम पूरे विश्व में कहीं और नहीं बन पाया अभी तक, है ना। और लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे चल पा रहा है, लेकिन अभी तक जब से ये बना है तब से ये अभी तक ये शांतिपूर्वक चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, ये व्यवस्था थी बेल्जियम में। क्लियर बच्चों? ठीक है, समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों, श्रीलंका की बात करेंगे। तो बच्चों जैसे बेल्जियम में भाषी और जातीय और सांस्कृतिक विविधता थी, ऐसे ही बच्चों श्रीलंका में भी क्या है, भाषाई और जातीय विविधता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं कि श्रीलंका है कहां पर, वो उसके पास कौन सा देश है, कौन सा समुद्र उससे बॉर्डर शेयर करता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। एक बार मैं पिक्चर क्यों लगाता हूं, ताकि आप समझ सको। जैसे बच्चों ये क्या है, ये एशिया है, मैंने आप दिखाया था आपको महाद्वीप, आप देखो यहां पर आपको मैंने क्या दिखाया था, आपको यहां पर मैंने आप वर्ल्ड मैप दिखाया था। इस वर्ल्ड मैप में आप देखो ये क्या है बच्चों, ये एशिया है, ये एशिया है। और एशिया में बच्चों अगर आप देखो तो यहां छुटकू सा आपको देखो क्या दिख रहा है, ये श्रीलंका, अरे ये तो व्हाइट ही है, छुटकू सा यहां पर क्या है, आपको देखो श्रीलंका दिख रहा है, ये एशिया है। उस एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, श्रीलंका क्या है, एक देश है। कहां पर है आप देखो, अब मैं आपको एशिया महाद्वीप में दिखाता हूं, फिर आप समझो। ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में देखो छुटकू सा ये दिख रहा है, भारत के नीचे श्रीलंका। अब श्रीलंका की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर जो है, यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। यहां पर आप देखो ये क्या है बच्चों, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर मेरे लाल और लालियों ये है। ठीक है, और यहां पर क्या है बच्चों, बंगाल की खाड़ी है। यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें सागर की बात करेंगे तो सागर का नाम आप क्या बताओगे, बंगाली खाड़ी। लेकिन महासागर की बात करेंगे तो क्या बताओगे आप, हिंद महासागर। और अगर हम बात करें तो ये भारत से उसकी कोई सीमा साझा नहीं होती, लेकिन ओशियन के माध्यम से, यानी जल राशि के माध्यम से क्या है, ये हमारे भारत से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन वैसे नहीं, बॉर्डर का मतलब ये नहीं कि बाउंड्री शेयर करता हो, जमीन वाली नहीं, समुद्र वाली सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये यहां पर श्रीलंका है आपके पास। ठीक, अब श्रीलंका की बात करते हैं, यहां पर जातीय बनावट कैसी थी बच्चों। तो जातीय बनावट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ही बच्चों क्या है, यहां पर भी क्या है, विविधता है। यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं,
है ना। और यहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, और यहां पर बौद्ध को मानने वाले भी लोग हैं, और यहां पर बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, ये बात हमें समझने, ये यहां पर जातीय बनावट है। तो अब समझना है कैसे। देखो, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब द्वीप क्या होता है बच्चों, तो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अपने 9th में कि द्वीप क्या होता है, भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, यह भी कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो द्वीप बोलेंगे। ठीक है, तो ये द्वीप है, द्वीपीय देश है, जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मैंने आपको दिखा दिया है ना। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। अब बेल्जियम की आबादी हरियाणा से कम थी, इसकी आबादी क्या है, हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहां भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। यहां भी क्या है, कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, जैसे मैं आपको बताया, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग, तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी हैं यहां पर। ऐसे यहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। यहां पर क्या है बच्चों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, यहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, यहां पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी आबादी की, बात हम करते हैं कि कैसा है। देखो यहां पर देखो, देश की आबादी का 74% सिन्हलियों का है, यानी सिन्हली भाषा बोलने वाले लोगों का है। सिन्हलियों यानी सिंगली भाषा, सिंगली भाषा है ना, उसको बोलने वाले लोगों का। ठीक, और बच्चों समझो, जबकि 18% लोग तमिल हैं, यानी 18% लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं। यहां पर अगर हम भाषा की बात करेंगे बच्चों, तो 2 भाषा है। कौन कौन सी, एक तो सिन्हली भाषा है, दूसरी तमिल भाषा। उसी के आधार पर क्या है, इसका विभाजन किया गया है। यानी यहां पर 74% भाग क्या है, सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग हैं, और 18% लोग कौन है, तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब हम बात करेंगे तो बाकी अन्य छोटे छोटे जातीय समूह, जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। ठीक है, जिनमें कुछ मुसलमान क्या है, वो सिन्हली भाषा भी बोलते हैं, वो क्या है बच्चों, वो तमिल भी बोलते हैं, है ना, और ईसाई भी हैं, ईसाई इंग्लिश भी बोलते हैं। तो देखो अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। मैंने बताया बौद्ध धर्म जो है यहां पर मेजोरिटी में, यानी बहुसंख्यक है। यहां पर बहुसंख्यक आबादी जो है वो बौद्ध धर्म को मानती है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ क्या है बच्चों, मुसलमान हैं। तो हिंदुओं में कुछ क्या है, तमिलों में कुछ क्या है, मुसलमान भी हैं और कुछ हिंदू में हैं। अब यहां पर मैं आपको ये समझाता हूं बच्चों, जो ये येलो कलर दिख रहा है ना, ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, ये येलो कलर है बच्चों किसका, तो ये सिंगली का है। किसका बच्चों, तो यहां पर कौन है, ये सिंगली बोलने वाले है ना, ये सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये सिंगली है। ठीक है ना, सिंगलियों का है। ठीक है, और ये जो आपको ये नॉर्थ ईस्ट में जो दिख रहा है, ये उत्तर पूर्वी जो रीजन है, ये वाला जो रेड वाला जो एरिया, ये जो रेड वाला एरिया है, जिसको मैं येलो से कर रहा हूं ऐसे, जो ये रेड वाला एरिया ये है ना, ये उत्तर पूर्व में जो है, ये कौन है बच्चों, तो ये तमिल भाषा बोलने वाले, तमिल भाषी लोग हैं, तमिल भाषी लोग हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहां पर आप, और ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं, ये जो आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट से आपको दिख पा रहे हैं, ये बच्चों कौन है, तो ये मुस्लिम आबादी है। कौन है बच्चों, तो ये बच्चों मुस्लिम आबादी है। कौन है, तो यहां पर आप देखो, ये मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, और क्या है बच्चों, तो यहां पर आप देखो, ये जो डार्क कलर का दिख रहा है, जो डार्क रेड दिख रहा है, जो ये दिख रहा है बच्चों, ये जो मैं आपको बना रहा हूं, ये जो डार्क आपको दिख रहा है, ये बीच बीच में यहां पर भी ये दिख रहा है, ये कौन है, ये इंडियन तमिल है, यानी ये भारतीय तमिल है। अभी हम तमिल को भी 2 पार्ट में बांटेंगे, समझिएगा इसको। ठीक है, ये क्या है बच्चों, भारतीय तमिल है। ठीक है ना, ये भारतीय तमिल है। तो इस तरीके से आप देखो कि ये इस तरीके से निवास करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये आपको इस तरीके से इसका कंपोजिशन है, इसका ये जातीय बनावट है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर बात। चलो अब हम बात करेंगे कि तमिलों में भी 2 समूह हैं। मैंने बताया तमिलों में भी क्या है, 2 समूह। एक तो वो लोग हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, मतलब जिनके पूर्वज जो हैं वो तमिल में ही रहते थे और श्रीलंका में रहते थे और तमिल भाषा बोलते थे। ठीक है ना, तो वो एक वैसे लोग हैं जिनकी आबादी कितनी है, तो लगभग 13% है। देखो ये क्या है, श्रीलंकन तमिल है, यानी श्रीलंकन मूल के तमिल जो 13% है, यानी जो 13% है, जिनकी जो क्या है 13% इनकी आबादी। और एक कुछ जो है तमिल क्या है, कुछ हिंदुस्तानी तमिल है। वो कौन है, तो बच्चों क्या था, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था और जब जो है ब्रिटेन जो है हमारे ऊपर रूल कर रहा था, तो उसी समय क्या है कुछ लोगों को इसने क्या है
कुछ लोगों को ये मजदूर बनाकर क्या है भारत से जो है श्रीलंका ले गया था। कुछ लोगों को क्या है भारत से जो है मजदूर बनाकर क्या है श्रीलंका ले गया था और वो जाके वहीं बस गए, और वहीं बस गए तो वो कई सालों तक वहीं रहे, और फिर उन्होंने क्या है श्रीलंका को अपना देश मान लिया और फिर वो वहीं रहने लगे। और इसी वजह से जो है उनकी जो संतान है उनको क्या बोला गया, श्रीलंकन तमिल बोला गया। उनकी संतानों को क्या बोला गया बच्चों, श्रीलंकन तमिल बोला गया। तो देखो जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है ना, जो भारत से लाए गए थे, जो कौन ले गए थे, तो अंग्रेज ले गए थे। अंग्रेज इनको क्या है बागान में यानी जो चाय असम जो है ना कपास और चाय की खेती कराने के लिए बागानों में ले गए थे यहाँ पर, और फिर ये यहीं रहने लगे। और फिर उनकी पूर्वजों की जो उनके पूर्वज थे उनकी जो संतानें हैं इन्हीं को क्या बोला गया, हिंदुस्तानी तमिल बोला गया। ठीक है, तो ये बात है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीलंका में गए, आज आप भारत के बहुत सारे लोगों को बाहर देखते हो। आप देखते हो कि जैसे आपने एक सूर्य कुमार यादव एक क्रिकेटर का नाम है जो कहां पर है, क्या कहते हैं ये कैरिबियाई देशों में, वो उसका नाम इंडियन है। तो जब ब्रिटेन यहां पर राज कर रहा था भारत में, तो बहुत सारे लोग जो है काम की तलाश में या जिनको मजदूर बनाकर जो है ब्रिटेन जो साम्राज्य के जो लोग थे वो क्या है उनको अलग अलग देश में ले गए। आज आप देखते हो कि भारत के लोग हर एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो वो किस वजह से, रीजन में कि बहुत सारे लोग कमाने खाने के लिए बहुत पहले वहां गए थे और अब वो उसी को अपना देश मानने लगे और फिर वहीं पर रहने लगे, है ना। जैसे आपने ऋषि सुनक का नाम सुना होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये क्या थे, ये उसी समय गए और वहीं रह गए और फिर वहीं से इन्होंने जो है ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और अब से वो वहीं पर रह रहे हैं, है ना। और ये कब, वो उसी समय गए थे। तो ऋषि सुनक का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। भारत में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, आबादी के आधार पर, है ना। जब आबादी के आधार पर क्या है, उस आबादी को ध्यान में रखते हुए उसी आबादी के लिए क्या है नीतियां और कानून बनाए जाए, और जो अल्पसंख्यक समूह है उसकी अपेक्षा करते हुए शासन व्यवस्था किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुसंख्यकवाद बोलेंगे। ठीक है, यहां देखो, यहां मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो मतलब वही है कि इसका मतलब बहुसंख्यकवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना। मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना। मतलब क्या है कि जो जितनी आबादी है, जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा, इसका मतलब है बहुसंख्यकवाद। ठीक है, तो ये अपनाया गया, कहां अपनाया गया, श्रीलंका में। श्रीलंका बच्चों क्या हुआ, श्रीलंका भी ब्रिटेन का गुलाम था, यानी ब्रिटिश किंग का गुलाम था, है ना। और 1948 में, वो हमारे बाद 1948 में क्या है ब्रिटेन श्रीलंका क्या है आजाद होता है। और जब ये आजाद होता है तो ये क्या करता है, ये अपने यहां अपने देश में बहुसंख्यकवाद को अपनाता है, क्योंकि इसके यहां क्या था, सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे, और है ना, क्योंकि उनकी 74% आबादी थी। और इसने अपने आप को लोकतांत्रिक देश तो घोषित किया, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने यहां बहुसंख्यकवाद को लागू किया। अब बहुसंख्यकवाद को लागू करते हुए इसने क्या किया, सिन्हली सिन्हली लोगों को खुश करने के लिए इसने कुछ कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, जो इसने कब बनाए, 1956 में। 1956 में क्या है, सिन्हली भाषा को लोगों को या बौद्धिस्ट धर्म को संरक्षण देने के लिए और सिन्हली भाषा बोलने वाले लोगों को क्या है कुछ वो देने के लिए, कुछ सौहार्द देने के लिए या कुछ चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराने के लिए इसने क्या किया, या उनका समर्थन लेने के लिए इसने क्या किया, कुछ नीति बनाई। क्या नीतियां बनाई, तो 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम देखो क्या था, सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। अब देखो सिन्हली भाषा है जिसमें 74% लोग हैं, और इसने क्या किया, श्रीलंका के जो सरकार थी जिसने क्या किया, 1956 में कानून बनाया और उसके तहत क्या कर दिया, सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया। अब जैसे हम बच्चों भारत की बात करें, अब भारत में जैसे बच्चों क्या है कि भारत में क्या है, आप देखो हिंदू मेजोरिटी में है, यानी हिंदू बहुसंख्यक में है, और जो संप्रदाय है और भी जो समुदाय है वो क्या है, अल्पसंख्यक में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमने ऐसा कह दिया कि हमारा भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है और फिर क्या है यहां पर हिंदी भाषा चलेगी। नहीं, हमने किसी भी भाषा को, है ना, हमने क्या किया, किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया। क्यों, क्योंकि रीजन बिंग यह है कि इससे क्या होगा, और जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको क्या है, उनको इससे प्रॉब्लम होगी, वो क्या है, इससे विद्रोह होंगे, है ना। तो इस वजह से, लेकिन इसने क्या किया, इसने 1956 में क्या किया, श्रीलंका ने क्या है एक कानून बनाया, और कानून बना के क्या कर दिया, सिन्हाला को क्या कर दिया, सिन्हली भाषा को क्या कर दिया, राजभाषा घोषित कर दी। अब इससे तमिलों को लगा कि वो हमारी अपेक्षा कर रहा है,
पहली बात यह की गई। दूसरा क्या किया, सिंहलियों को क्या विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। यानी अगर आप सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हो तो आपको क्या है, आपको विश्वविद्यालय में, आपको नौकरियों में क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ बचा खुचा तो तमिलों को दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। एक तो यह काम किया गया। तीसरा काम यह कहा गया कि जो बौद्ध धर्म था, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी बौद्ध धर्म को क्या है, बढ़ावा भी देगी और संरक्षण देगी, है ना। लेकिन हम जैसे अब हम बात करते हैं जैसे बच्चों सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य हर एक धर्म को आगे बढ़ने का पूरा मौका देगा और हर एक धर्म को आगे बढ़ाने का भी पूरा मौका देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भारत में हिंदू बहुसंख्यक में है तो हम ऐसा कर दें कि, और हिंदू धर्म है हमारे भारत में बहुसंख्यक, तो हम ऐसा करें कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ने दें और मुसलमान और जो भी और अलग अलग धर्म है उनको आगे ना बढ़ने दें। ऐसा नहीं है। इसलिए हम अपने भारत में हमने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमने बनाया उसको। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का अपना या देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है ना, वो सभी धर्मों को आगे बढ़ने का बराबर मौका देता है। ठीक है, लेकिन सिंहलियों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और उसको संरक्षण भी दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो तमिल लोग थे, जो तमिल भाषी लोग थे, जो तमिल बोलने वाले लोग थे, उनको लगा कि ये जो सरकार है, जो यहां वर्तमान की जो सरकार है, वो हमारी अपेक्षाएं कर रही है और वो हमारा क्या है, वो हमारे साथ भेदभाव कर रही है। इसको लेकर क्या होता है, 1956 के बाद से क्या होता है, तमिलों और क्या है बच्चों, और सिंहली भाषी लोगों के बीच में क्या है, संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। और तमिल लोगों ने क्या है, अपनी कई राजनीतिक पार्टियां बनाई और उस राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से क्या है, इन्होंने कुछ डिमांड की, कुछ मांग रखनी शुरू कर दी। पहली मांग तो इन्होंने ये रखी कि जो बच्चों क्या है तमिल को क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया जाए। पहली तमिल क्या है, श्रीलंकन जो तमिल भाषी जो क्षेत्र थे, जो तमिल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बात यही की कि तमिल को राजभाषा घोषित किया जाए। दूसरी डिमांड इन्होंने ये रखनी शुरू कर दी कि जो तमिल क्षेत्र है उसको एक स्वायत्तता प्रदान की जाए, उसको स्वतंत्र किया जाए। और तीसरी बात इन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, इन्होंने कहा कि हमें भी शिक्षा और नौकरियों में अवसर की समानता मिले, हमें भी क्या मिले, शिक्षा और अवसर की समानता मिले। तो ये तीन मांगों के साथ क्या है, इन तमिलों ने क्या कर दिया, तमिलों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सी तीन मांग करनी स्टार्ट कर दी, आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंकन तमिल की कौन कौन सी डिमांड थी। तो पहली डिमांड ये थी कि तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, पहली मांग इनकी ये थी। दूसरी मांग ये थी बच्चों इनकी कि क्या किया जाए, कि जो क्या कहते हैं तमिल को क्या है, एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया जाए। तीसरी डिमांड ये थी कि शिक्षा और अवसर की समानता दी जाए। इन तीन मांगों के साथ क्या है, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। और 1980 के बाद आप देखोगे कि इन्होंने बहुत उग्र रूप से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या है, इन्होंने एक अलग राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वतंत्र, है ना, राजनीतिक इलम, है ना। देखो यार, स्वतंत्र तमिल इलम इसका नाम था। सरकार बनाने की मांग को लेकर आगे राजनीतिक संगठन बने। अब देखो यहां पर इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। मतलब उनमें क्या किया, उनमें अलगाव की भावना जगा दी, बताया मैंने आपको। फिर क्या है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, पहली डिमांड देखो, तमिल को राजभाषा बनाने, श्रीलंकाई तमिल की ये थी। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, ये दूसरी डिमांड है इनकी। तीसरी देखो, शिक्षा और रोजगार में समानता, समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया, ये तीसरी डिमांड है। ठीक है, ये तीसरी डिमांड है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने तीन मांग करी। और इसको लेकर क्या है, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका, है ना, में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्वतंत्र क्षेत्र की ही मांग करनी शुरू कर दी, जिसका क्या नाम बोला इन्होंने, स्वतंत्र तमिल इलम, यानी ये सरकार बनाने की ही बात कर दी इन्होंने। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जल्दी ही क्या हुआ, 1980 के बाद ये जो विद्रोह था, ये जो संघर्ष था, ये क्या है, ये उग्र रूप रहने लगा। और क्या हुआ, सिंहली और मेरे बच्चों, सिंहली और श्रीलंकन तमिल के बीच में क्या है, झगड़ा, संघर्ष और तेजी से बढ़ गया। और इस संघर्ष में क्या हुआ है, काफी लोग मारे गए। और इस संघर्ष की वजह से क्या है, जो श्रीलंका की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां थी वो बिगड़ गई। इसकी वजह से क्या है, यहां राजनीतिक अस्थिरता आने लगी, यहां पर आर्थिक गतिविधियां ठप होने लगी, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। और क्या है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये पिछड़ने लगे।
और इस संघर्ष को रोकने के लिए क्या है, इन्होंने बाद में जो तमिल सरकार थी उसने कुछ प्रयास किए और 2009 में जाकर क्या है, ये संघर्ष जो है जाकर खत्म होता है ना। यहां पर अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। गृह युद्ध मतलब यह होता है कि सरकार की जो बातें कर रही है उसके खिलाफ जो है वहां के जो देश के लोग हैं वो जब खड़े हो जाते हैं और जो विद्रोह करने लगते हैं उसी को गृह युद्ध कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या 1980 के बाद आप देखो गृह युद्ध की स्थिति बन गई और इस गृह युद्ध की स्थिति से क्या हो, बहुत ज्यादा क्षति पहुंची इसको। इतनी ज्यादा क्षति हुई कि इनका आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक जो भी क्षेत्र था वो पिछड़ता चला गया और इस चीज को सरकार समझने लगी और इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें परिवर्तन करते हुए क्या किया, 2009 में इनके यहां फिर जाकर गृह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपसे भी यह भी पूछा जाता है कि तमिल में कब गृह युद्ध समाप्त हुआ, तो आपको याद रखना है कि 2009 में तमिल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, गृह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी। अब गृह युद्ध क्या होता है, देखो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह गृह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहेंगे, गृह युद्ध कहेंगे। सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ जब लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं और ऐसा लगे कि युद्ध की स्थिति आ गई है तो उसे क्या कहेंगे, गृह युद्ध कहेंगे। क्लियर बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और यह भी लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मजा आएगा तो बता देना, है ना, मतलब कमेंट करते हुए एकदम जोश के साथ बताना। अब हम बात करेंगे बच्चे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान सुनो, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में सामाजिक समूह और सरकार और समुदाय की, क्या मतलब, जब किसी शासन व्यवस्था में क्या है बच्चों, सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए, आपसे कभी कोई पूछे कि क्या है, और इसमें मैं कुछ और चीजें अपनी तरफ से जोड़ दूं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे कभी भी कोई पूछे कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो बताना है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें, है ना, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार के स्तरों में, सरकार के विभिन्न अंगों में एवं सामाजिक समूह एवं समुदायों में बंटवारा कर दिया जाए, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए तो उसे सत्ता का साझेदारी कहते हैं, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना, क्योंकि भाई सरकार भी तो होती है, सरकार के बीच भी क्या है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है, सरकार के अंगों के बीच में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, समूहों के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया जाता है, समुदायों के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया जाता है, इसी को तो बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। अभी तक तो यही हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। आप दुनिया में, मैंने क्या बताया शुरुआत में ही, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में आज 200 से ज्यादा देश हैं और आपको ज्यादातर देश में क्या है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां कहीं भी है वहां पर आपको किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता क्या है, कई केंद्रों में विभाजित होगी, कई समूहों में विभाजित होगी, कई सरकारों में विभाजित होगी, कई अंगों में विभाजित होगी। किसी एक व्यक्ति के हाथ में, कोई किसी एक संस्था के हाथ में, किसी एक राजनीतिक समूह के हाथ में क्या है, सत्ता नहीं होगी। कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, यह बात रखना, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। कैसे भागीदारी हम करते हैं, तो देखो बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने सुना होगा चुनाव होता है। आप जब पढ़ते हो 9th क्लास का, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, तो इसमें देखा था आपने कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, यानी चुनाव होते हैं। तो चुनाव में क्या होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, अब हर एक व्यक्ति बच्चों, अगर जैसे भारत जैसे 145 करोड़ जिसमें लोग रह रहे हो और उस 145 करोड़ के लोगों की राय मानी जाए किसी कानून को लेकर, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जा सकती, कानून बनना ही मुश्किल ही हो जाएगा। अब कहां 145 करोड़ लोगों को बैठाओगे ही कहां, है ना। तो ये व्यवस्था है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि सभी लोग तो भाई कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन हमने क्या किया कि कुछ लोगों के प्रतिनिधियों को हमने क्या किया, कुछ प्रतिनिधियों को क्या है चुनकर भेज दिया ताकि वो हमारे लिए कानून बनाए। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लोकतंत्र में बच्चों क्या होता है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है कि वहां की लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां की शासन व्यवस्था, वहां की कानून व्यवस्था में, वहां के कानून बनाने में, वहां की कार्यपालिका में, वहां की विधायिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में होती है लोकतंत्र में, लोगों के पास, वहां की जनता के पास। ठीक है, यह बात है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि
शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। सलाह कैसे ली जा रही? तो भाई मान लो जैसे अब स्विट्जरलैंड है बच्चों, तो स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, वहां पर क्या होता है, स्थानीय स्तर पर क्या है, कोई भी कानून बनाने होते हैं, तो वहां के, अब वहां गांव में ही 100 लोग रह रहे हैं, मान लो एक गांव है, उस गांव में 100 लोग रहे, अब 100 लोगों से पूछना बड़ा आसान है, लेकिन भारत जैसे गांव में जहां 5-5, 10-10 हजार लोग रह रहे हैं, अब वहां हर किसी से डिसीजन लेना, हर किसी से सलाह लेना मुश्किल हो पाता है। तो कुछ देशों में क्या है, वहां पर आप देखो कुछ लोग, इस देशों में क्या है, ग्राम स्तर पर क्या है, वहां पर लोगों से सलाह लेकर कानून बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात है याद रखना। तो मैंने आपको स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लिया, वहां पर ऐसा होता है, वहां पर कोई प्रपोजल लेकर आते हैं, कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो सबसे राय ले ली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो कानून बना दिया जाता है। ऐसा स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों सत्ता की साझेदारी क्यों, मतलब क्यों जरूरी है। तो सबसे इसमें क्या है, हम जब बात करेंगे बच्चों क्यों, क्योंकि बच्चों क्यों मतलब यही, पहले हम देखो श्रीलंका और बेल्जियम का जब हमने एग्जाम्पल देखा तो हमने क्या देखा, बेल्जियम में उसने क्या किया, सत्ता को विभिन्न केंद्रों में विभाजित कर दिया, तो उसने क्या, उसके यहां क्या हुआ, उसके यहां संघर्ष नहीं हुआ, उसके यहां सामाजिक टकराव नहीं हुआ, उसके यहां राजनीतिक अस्थिरता नहीं आई। लेकिन श्रीलंका ने वही क्या किया, उसने सत्ता को किसी एक वर्ग के हाथ में, किसी बहुसंख्यकवाद को फॉलो करते हो उसने सत्ता क्या है, सिंगलियों के पक्ष परिप्रेक्ष्य में झुकाव कर दिया। इससे क्या हुआ, उसके यहां तनाव की स्थिति आ गई, सामाजिक टकराव हो गए इसकी वजह से, है ना। तो ये तो इसीलिए जरूरी है, क्योंकि क्या है, समाज में या देश में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में क्या है, एक सौहार्द बनाए रखा जाए, लोगों के बीच तनाव ना हो, लोगों के बीच टकराव ना हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कोई एक व्यक्ति केंद्र में ना आ जाए, और अगर एक व्यक्ति केंद्र में आ जाएगा तो उस सत्ता का मिसयूज कर सकता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो बहुत सारे देश में, जैसे आपने देखा फ्रांस में, आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी थी, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि रोबेस्पियर ने क्या किया, सत्ता अपने हाथ में ले ली पूरी, और उसने क्या किया, उसके उसके काल को आतंक का राज कहते हैं, वो पूरा सप्रेस करने लगा, सबको दबाने की कोशिश करने लगा, जो भी सरकार खिलाफ आवाज उठाता था उसको वो गुलेटिन में चढ़ा देता था, ऐसा था। तो इसीलिए भी हम क्या करते हैं कि सत्ता किसी एक हाथ व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो, इसीलिए भी क्या है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित हो जाएगी तो होगा क्या बच्चों, वो निरंकुश हो सकता है, वो देश की शासन व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम सत्ता का विभाजन भी करते हैं। तो इस क्या है, अब समझेंगे हम यहां पर कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों जरूरी है। तो देखो, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला क्या है बच्चों, युक्तिपरक तर्क, और दूसरा क्या है, नैतिक तर्क। अब युक्तिपरक तर्क का मतलब होता है कि इसमें जैसे आप देखो क्या है, युक्तिपरक तर्क क्या है बच्चों, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बेल्जियम का एग्जांपल, बेल्जियम ने क्या किया, सत्ता को क्या है, विभिन्न समूहों में, विभिन्न अंगों में विभाजित कर दिया, विभिन्न सरकारों में विभाजित कर दिया, और इससे क्या हुआ, उसके यहां टकराव नहीं हुआ। लेकिन वही है ना, वही आप श्रीलंका का एग्जांपल लो, उसने शुरुआत में क्या किया, अपने यहां सारी सत्ता श्रीलंका क्या है, सेनेलियों को देने की कोशिश की, या सेनेलियों के परिप्रेक्ष्य में झुकाने की कोशिश की, इससे क्या हुआ, उसके यहां टकराव हुआ। ये बात समझना। और नैतिक तर्क में क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मैंने क्या बताया, हर एक देश, आज आप देखो दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, और जहां कहीं भी लोकतंत्र है वहां पर ऐसा नहीं है बच्चों की सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी एक पार्टी के हाथ में, किसी एक समूह के हाथ में हो, नहीं, सत्ता क्या है, वहां पर विभिन्न अंगों में, विभिन्न सरकारों में विभाजित है। और बच्चों क्या होता है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में सभी को अवसर की समानता है, हर कोई व्यक्ति जो योग्य है वो सरकारी नौकरी ले सकता है, हर एक व्यक्ति को बोलने की आजादी है, हर एक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी, हर एक व्यक्ति को, है ना, कहीं भी आने जाने की आजादी है, कहीं भी घूमने की आजादी भारत के अंदर, है ना। तो ये सब क्या है, ये स्वतंत्रता का, और ये क्या है, ये लोकतंत्र में ही संभव हो पाता है, ये लोकतंत्र में ही संभव हो पाता है। ठीक है ना, तो ये बात है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की क्या है बच्चों, आत्मा है। ठीक, ये बात। अब युक्तिपरक तर्क में और थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो पहला वही बोलेगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ा दें तो ये लिख दो, कम हो जाता है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है मेरे लाल लालियों, अब हम देखो दूसरा क्या है। अब बात सोचो, अगर सामाजिक टकराव नहीं होंगे तो राजनीतिक स्थिरता भी अच्छी रहेगी, और नहीं तो फिर क्या होगा, अगर सामाजिक टकराव होगा तो क्या होगा, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। जैसे आप देखो श्रीलंका में हुआ, कुछ समय के लिए बेल्जियम में भी हुआ था,
है ना। 50 से 60 के बीच में बेल्जियम में भी राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। इसे श्रीलंका में तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सारी अस्थिरता आ गई थी। और अगर हम ये बांट देते हैं तो क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी जो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए क्या है, ये अच्छा होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर नैतिक तर्क में हम बात करते हैं बच्चों, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है बच्चों, आत्मा है। ठीक है बच्चों, लालो लालियो। फिर देखो, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे, यह भी जरूरी है ना। अगर लोग भागीदारी नहीं करेंगे तो शासन से जुड़े नहीं रहेंगे, उनको शासन से अलगाववाद पैदा होगा। जैसे बच्चों देखो कि जब भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हो रहा था या भारत में जब संविधान बन रहा था, तो जो गांधी जी, उनका मानना था कि जो भारत है वो गांव में बसता है, क्योंकि ज्यादातर आबादी कहां थी, गांव में थी जब देश आजाद हुआ। तो उनका मानना था कि जो भारत है वो गांव में बसता है, भारत की संस्कृति, भारत का भाषा, हर एक चीज आपको गांव में देखने को मिलेगा। इसलिए वो चाहते थे कि जो सरकार बने वो स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत हो, यानी वहां पर लोकल स्थानीय सरकार बनाई जाए और वो बहुत मजबूत हो, उसको पावर दिए जाए, है ना, पावर दिए जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, देश के अधिकतर लोगों की भागीदारी होगी कहां, शासन व्यवस्था में। अब देश के अधिकतर लोगों की जब शासन में भागीदारी होगी तो फिर क्या होगा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे से चल पाएगी। इसीलिए गांधी जी क्या है, ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। इसीलिए गांधी कहते हैं कि ग्राम पंचायत बननी चाहिए। ठीक है, और हमारे संविधान में इसीलिए अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किए। और इसके बाद हमने क्या किया गया, इसके बाद हमने अपने संविधान में 1992 में हमने क्या किया, संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन करके क्या है, हमने क्या कर दिया, हमने पंचायती राज व्यवस्था को क्या है, परमानेंटली उसको स्थायित्व प्रदान कर दिया और कहा कि हर 5 साल बाद क्या है राज्य क्या है, पंचायतों का गठन करेगा, उसको कुछ पावर दे दी गई। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों की भागीदारी क्या है, राजनीतिक व्यवस्था में बढ़े। और इसीलिए हमने क्या किया, देखो, और बढ़ाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए महिलाओं की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी कम थी। हालांकि जब हमारा संविधान बना, संविधान सभा में भी महिलाएं थी, लेकिन उतनी भागीदारी नहीं थी जितनी पुरुषों की थी। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, या अनुसूचित जाति या जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, 1/3 सीटें क्या है उनके लिए रिजर्व कर दी गई, उनको आरक्षित कर दी गई, ताकि क्या हो सके, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी बढ़े। भागीदारी बढ़ाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखो, लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए शासन की किस प्रकार हो, है ना, यही तो है। अब भाई, अगर हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं तो हमारा वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी वो हमारे विचारों की, हमारी आवाज है वो संसद में। और संसद में कोई भी कानून पारित होता है, अगर हमारे हितों के अगेंस्ट होता है तो वो हमारी आवाज बनकर उस संसद में बोलता है। हमारी आवाज बनकर क्या है, वो सांसद जो है जहां से चुनकर गए हमारे क्षेत्र से, वो बोलते हैं। तो क्या है, वहां पर सलाह ली जाती है, वहां पर भी कि आपके समुदाय के लोगों के लिए क्या ये ठीक रहेगा, सबको ध्यान में रखते हुए ये की जाती है। ठीक है, अब बात वही है, यहां पर भी देखो चीजें वही है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, वही चीज बताओगे आप। देखो वही लिखा है, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, वही चीजें लिखी हुई है, कोई बात नहीं। दूसरा देखो, सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक को बचाया जा सकता है, जैसे श्रीलंका से बचाया हमने। फिर देखो, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। ये देखो, ये पीछे वाला ही है चीजें, ये पीछे वाली है पॉइंट है। आपसे कोई पूछता है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, पॉइंट वही लिखने हैं, बस ये थोड़ा सा आप इसको हटा सकते हो, है ना, जरूरी क्यों है, तो ये आप ये भी लिख सकते हो, युक्तिपरक तर्क, नैतिक तर्क लिख दोगे। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, तो आप बता, बस कुछ पॉइंट लिख दोगे जिसमें ये युक्तिपरक और नैतिक तर्क हेडिंग मत डालना, सीधे पॉइंट लिखते हुए आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है बच्चों, सारी की सारी चीजें क्लियर है, आगे बात समझ में है ना, मजा आ रहा है। अभी देखो, अब मजा आने वाला पार्ट अब आएगा, अब आगे हम और अच्छे से चीजें समझेंगे। अब हम समझेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। यहां पर आप समझोगे कि सत्ता किस तरीके से बांटी जाती है, केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकार के बीच में, स्थानीय सरकार के बीच में, विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में, न्यायपालिका के बीच में, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, है ना, राजनीतिक दलों के बीच में, है ना, और आंदोलनों के बीच में कैसे बांटी जाती है, इसको आप समझोगे। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। अब जब हम सत्ता की साझेदारी की विभिन्न रूप की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं
है ना, पानी पी लो, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा। तब तक आप लोग इसको देख लो, आप कॉपी में इसको बना भी लो। ठीक है, देखो आप समझो, जब हम बात करते हैं मेरे लाल और लालियों सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप की, तो आप यहां पर देखो सत्ता की साझेदारी के हम विभिन्न रूप देखो क्या है। पहला क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये समझेंगे हम इसमें। फिर हम देखेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, जैसे आप देखो सामाजिक समूहों के जब हम बीच बात करते हैं तो भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर हमने क्या किया, सत्ता बांटा था, आपने बेल्जियम में देखा एग्जाम्पल के। फिर राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन के बीच में क्या है, सत्ता का विभाजन। तो ये चार तरीके से क्या हो सकता है, सत्ता का बंटवारा हो सकता है, सत्ता की साझेदारी भी हो सकती है। ठीक है, अब आप समझो, जब हम बंटवारे की बात करते हैं तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, बहुत आसान वे में समझना है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, सरकार के, ध्यान सुनना, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ठीक है ना, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखो यहां पर क्या लिखा है, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता के वितरण को सत्ता का क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ये याद रखना है। अब जैसे हम बात करते हैं विभिन्न स्तर कौन कौन से सरकार के, तो आपने देखो केंद्र सरकार, जैसे आज हम भारत की बात करें तो भारत में केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ऐसे अगर राज्य सरकार होता है, दूसरा राज्य सरकार में जैसे अगर आप हरियाणा के हो या यूपी के हो, बिहार के हो, तो वहां अलग अलग सीएम है ना, अलग अलग सीएम है। जैसे हमारे यहाँ यूपी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या है बच्चों, मुख्यमंत्री जी। तो ये राज्य स्तर पर है। इसी तरीके से स्थानीय लेवल पर भी सरकार होती है, जैसे आपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का नाम आपने सुना होगा, ये क्या है बच्चों, ये स्थानीय स्तर की सरकार होती है, ये स्थानीय निकाय होती है। तो आप सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है बच्चों, तो सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता के वितरण को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, जिसमें आप देखो केंद्रीय सरकार देखोगे, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें आप समझ सकते हो बस खाली। दूसरा क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब इसको हम अभी देखो ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी बस खाली ये समझना है कि जब हम क्षैतिज वितरण की बात करेंगे तो किस चीज के बारे में बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेंगे तो किस चीज के बारे में बात करेंगे। तो अब यहां पर आते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होता है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए तो उसे क्या करेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण। मतलब सरकार के अंग कौन कौन से, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और जब इनके बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, जब सत्ता को बांट दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो देखो यहां पर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, वहां क्या था, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होगा, स्तरों के बीच में। ठीक है, तो यहां देखो कि मध्य सत्ता के वितरण को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब सरकार के अंग कौन कौन से, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे। अब जैसे बच्चों समझो, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, हमने क्या कहा कि जब सरकार के विभिन्न अंगों स्तरों के बीच में क्या करते हैं, सत्ता का हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण बोलेंगे। क्या समझाया था मैंने यही तो बोला है ना। तो यहां देखो ये एक ट्राइंगल है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में यहां पर अगर हम बात करें, ये चलो दूसरे पेज में ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा यहां पर कुछ, चलो दूसरे पेज में। ओहो कुछ ज्यादा ही मोटा बन गया है ये, एक दो। अब यहां पर देखो सबसे ऊपर क्या होगा, केंद्र सरकार, दूसरे कलर से यूज करते हैं तो और अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा, है ना मेरे लाल लालियों। चलो इसको ले लेते हैं, पीलो को, केंद्र सरकार। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर वितरण की बात कर रहे हैं बच्चों। फिर क्या होता है, राज्य सरकार, ये डायग्राम बन जाना चाहिए कॉपी में। फिर क्या होगा, स्थानीय सरकार, या स्थानीय निकाय भी कह सकते हैं या सरकार भी कह सकते हैं। अब जैसे कि बच्चों हम बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का मतलब क्या बच्चों,
केंद्र सरकार मतलब यह कि पूरे देश के लिए एक सरकार है। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो मोदी जी किसी एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री। तो क्या है, केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाना, नियम बनाना, शासन व्यवस्था को संभालना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। ठीक है ना, पूरे देश के लिए कानून बनाना। ठीक, राज्य सरकार क्या है, अब बच्चों देखो हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं, वहां पर अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, अलग चीजें, हर एक चीज उनकी समस्याएं भी अलग है, उनका अलग अलग, वो भी हर एक चीज अलग अलग है। तो फिर क्या है, हमें अलग से क्या है एक सरकार बनानी होगी जो क्या करे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। अब केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे देश के लिए जो समान हित हैं उनको उनसे संबंधित क्या है कानून बनाती है। जैसे कैसे, क्या, अब जैसे केंद्र सरकार किस पे कानून बना सकती है, जैसे बच्चों अब जैसे रुपया है बच्चों, तो रुपया सारे देश में एक जैसा चलता है। जैसे हमारा पैसा जो हमारे करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है, रुपया है। अब रुपया 10 का नोट आप यूपी में चलाओगे तो भी चल जाएगा, जम्मू कश्मीर में चलाओगे तो भी चल जाएगा, चलेगा ना, सारे देश के लिए एक ही जैसी करेंसी। अब पूरे दूसरे देश में नहीं चलेगी, लेकिन भारत के अंदर आप कहीं पर भी वो चला सकते हो। तो उससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का, क्योंकि ये समान हित है, ये पूरे देश के लिए एक जैसा है। ऐसे बच्चों, ऐसे डिफेंस, रक्षा, पूरे देश की रक्षा करना किसका, देश किसकी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की है। तो पूरे देश के लिए कानून, रक्षा संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगी। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें तो जैसे बैंक है, तो बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हो तो पैसा तो एक ही जैसा है, तो बैंक से रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी कानून बनाएगी तो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। तो ये कानून बनाने का काम किसका है, जो पूरे देश के लिए एक जैसे जो हित हैं, है ना, उन पर कानून बनाने का काम किसका है, केंद्र सरकार का। लेकिन जैसे अगर हम बात मानो, जैसे क्या कुछ जैसे अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, तो वहां पर जनजातीय समूह रहते हैं, तो उनके अलग हित हैं, उनके अलग समस्याएं हैं, तो उनके लिए क्या है अलग कानून बनाने होंगे, तो उसके लिए क्या है अलग सरकार होगी। तो ऐसे ही क्या होती है, हर क्षेत्र की अलग समस्या, अलग उनका हित है, और उनकी अलग समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या है अलग अलग सरकारें बनाई जाती, जिसे क्षेत्रीय सरकारें, प्रांतीय सरकारें या राज्य सरकारें भी कहा जाता। और ये क्या करती है, जिस राज्य में या जिस क्षेत्र पर जिन की जो होते हैं उसी से रिलेटेड क्या है, ये क्या है कानून बनाएगी। जैसे हमारे भारत में हमारे यूपी में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो है मुख्यमंत्री, तो ये क्या करेंगे, अब जो हमारे यूपी में जो कानून बनाएंगे या उससे रिलेटेड जो कानून होगा, ये उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वहां के अलग विधायिका है ना, ये चीजें क्लियर है। ठीक, ऐसे बच्चों क्या है, स्थानीय सरकार मतलब क्या है, जो लोकल लेवल पर, जैसे नगर पालिका है, नगर पंचायत है ना, ग्राम पंचायत है, इसी तरीके से जिला पंचायत है, ब्लॉक समिति है, ये सब क्या है, ये स्थानीय लेवल की सरकार है। और ये क्या करती है, लोकल लेवल पर कानून बनाने का काम, लोकल लेवल पर समस्याओं को समाधान करने का काम ये करती है। ठीक है, ये करती है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये केंद्रीय सरकार क्या है, देखो देश के लिए है, राज्य या प्रांतीय सरकार क्या है, राज्यों के लिए है, और स्थानीय शासन क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए है। तो ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे क्षेत्रीय वितरण। अब क्षेत्रीय वितरण की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि क्षेत्रीय वितरण में क्या होता है, क्षेत्रीय वितरण में क्या मतलब क्या होता है कि सरकार क्या है, सरकार के 3 अंग हैं। सरकार, देखो सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार बच्चों, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार इनसे मिलकर बनती है, किनसे, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनसे मिलकर बनती है सरकार, इनसे मिलकर बनती है सरकार, इनसे मिलकर बनती है न्यायपालिका। ठीक है, अब इनको क्या है, इन सरकार के अंगों के, यानी ये देखो तीनों अंग बराबर है, और तीनों अंगों को क्या है अलग अलग पावर दी गई, और तीनों अंगों को बराबर शक्तियां दी गई है ना। तो जब सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, शक्तियों का, है ना, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय वितरण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहां पर क्या है, विधायिका। अब विधायिका का बच्चों क्या काम होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। क्या होता है बच्चों, कानून बनाना, यानी पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो विधायिका। अब हमारे भारत की विधायिका क्या है, तो संसद है, और संसद में कौन कौन होते हैं, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनते जाइए, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर ये संसद की फोटो लगा रखी, ये संसद, नई संसद है बच्चों,
ये नई संसद की फोटो है और ये अंदर का पार्ट है ना। तो आपकी अपनी ये क्या है, संसद है बच्चों। अब बच्चों जब हम बात करते हैं बच्चों संसद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम संसद की बात करते हैं, जिसको है ना, जो विधायिका हमारी है, जो विधायिका है उसका नाम क्या है, संसद है, उसका नाम क्या है, संसद है। तो इस विधायिका में या इस संसद का पार्ट कौन कौन से, तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, इसमें 3 चीजें शामिल होती है। क्या क्या, तो देखो एक तो लोकसभा, लोकसभा एक हाउस है बच्चों, एक हाउस होता है, एक सदन है बच्चों, ये एक सदन है लोकसभा। राज्यसभा एक सदन है बच्चों, राज्यसभा भी बच्चों क्या है, एक सदन है, ठीक है ना। और क्या है बच्चों, और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, या इसी को विधायिका बोलते हैं। यानी विधायिका में ये 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या है, देश के लिए कानून बनाते हैं। देखो कोई भी कानून, मान लो रोज लोकसभा में कोई प्रपोजल पास हुआ, कोई प्रस्ताव पास हुआ, और यहां के लोगों ने उससे संबंधित, मान लो शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना है, और उससे संबंधित क्या है, एक प्रस्ताव क्या है, लोकसभा में पास हुआ, और लोकसभा ने क्या है, उसको पास करते हुए क्या है, उसको पारित करते हुए आगे राज्यसभा के पास भेजा। राज्यसभा भी उस पर जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसको जो लगेगा अगर सुधार के लिए तो वो वापस करेगी लोकसभा को, नहीं लगेगी तो फिर वो क्या करेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी। और राष्ट्रपति जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता, जब तक अपनी सहमति नहीं दे देगा, जब तक अपनी स्वीकृति नहीं दे देगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इसी वजह से क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये क्या होते हैं, संसद के अंग होते हैं। तो विधायिका का काम क्या है बच्चों, पूरे देश के लिए क्या करना, कानून बनाना। अब ये तो जो केंद्र स्तर पर हो गई, ऐसी राज्य की विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा होती है, राज्य में भी तो होता है, राज्य में मैंने बताया ना मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहां पर भी क्या कानून बनाना है, तो वहां पर भी कानून बनाने के लिए विधानसभा होती है। और वहां पर क्या होता है, उस विधानसभा में कौन कौन शामिल है, तो विधानसभा नहीं, विधानमंडल बोलते हैं। केंद्र की जो विधायिका होती है, राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य की जो विधायिका होती है उसको विधान मंडल बोलते हैं। विधानमंडल के अंदर कौन कौन आता है, तो देखो राज्यपाल आता है, विधानसभा होती है, और जहां कहीं विधानसभा परिषद हो, वो तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, वहां राज्य की विधायिका। तो राज्य की विधायिका को क्या बोलते हैं, विधानमंडल, और केंद्र की विधायकों का क्या नाम है, संसद। और संसद में कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये देख लो, कानून का निर्माण कौन करते हैं, ये बनते हैं। और क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, मजा आ रहा है पिक्चर देखने में, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही सारी चीजें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कार्यपालिका। बच्चों कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का मतलब होता है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है उस कानून का क्रियान्वयन करवाया है ना। नियम और कानूनों का क्रियान्वयन करवाने के लिए एक संस्था होती है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्यपालिका, ठीक है। और कार्यपालिका में कौन आते हैं, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, आपके आईएएस, पीसीएस, ये सारे लोग क्या है, कार्यपालिका का ही भाग होते हैं। आपने आईएएस पीसीएस का नाम सुना, ये कार्यपालिका का, पुलिस भी कार्यपालिका का काम होती। तो देश में कानून, नियम कानून को सही तरीके से संचालित करने के लिए और उसका क्रियान्वयन करवाने के लिए क्या है बच्चों, कार्यपालिका होती। तो देखो यहां पर ये ये क्या है बच्चों, कैबिनेट के मंत्रिमंडल है। यहां पर देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, मोदी जी हैं, और ये देखो पुलिस लोग हैं, है ना। इनका काम क्या है, इनका काम है कि शासन व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखना, ठीक है। तो देखो कानून का क्रियान्वयन करना किसका काम है, तो कार्यपालिका का। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद क्या है, नौकरशाह इसमें क्या है, शामिल होते हैं। नौकरशाह में क्या आते हैं, तो आईएएस, पीसीएस, यही लोग तो आते हैं नौकरशाह में, आईपीएस, ये सारी चीजें। न्यायपालिका, अब बच्चों न्यायपालिका का क्या काम है, तो न्यायपालिका क्या करती है, वो करती है कानून की व्याख्या करती है। कानून की व्याख्या कैसे करती है, तो बच्चों कानून की व्याख्या ऐसे करती है कि जो कार्यपालिका है, क्या वो उसने कानून का क्रियान्वयन संविधान के दायरे में रहकर किया है कि नहीं किया है, या विधायिका ने जो कानून बनाया है क्या वो संविधान से बाहर तो नहीं है, या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला ऐसा कोई कानून तो नहीं बना दिया है जिससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता। यह देखने का काम, या संविधान की व्याख्या करने का काम, या कानून की व्याख्या करने का काम किसका होता है बच्चों, तो न्यायपालिका का। और न्यायपालिका में कौन कौन है बच्चों, तो सर्वोच्च न्यायालय आता है जिसको, और यहां पर क्या है, उच्च न्यायालय होगा बच्चों, मुख्य नहीं, उच्च न्यायालय होगा, और जिला न्यायालय भी होते हैं और सत्र न्यायालय भी होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, ये भी होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है पूरे देश के लिए, है ना। फिर इसके बाद हर स्टेट का अपना अलग है, अब हर स्टेट का नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में क्या है, अपना अलग हाई कोर्ट है। जैसे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, दिल्ली का भी अपना हाई कोर्ट है, हरियाणा का भी अपना हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यायपालिका क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। कानून की व्याख्या मतलब क्या है कि संविधान, जो विधायिका ने जो कानून बनाया है क्या वो संविधान के दायरे से बाहर तो नहीं है, क्योंकि संविधान का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका।
तो संविधान को संरक्षण प्रदान करने का काम किसको? न्यायपालिका। और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान कौन करता है? तो न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है और कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ इसको भी देखने का काम वो करती है। तो ये देखो, ये न्यायपालिका की पिक्चर है ना, ये क्या है? हमारे यहाँ की क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का पिक्चर है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं नियंत्रण एवं संतुलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको क्या कर दिया गया है? शक्तियों का बंटवारा हमने कर दिया है। तो क्या ये एब्सोल्यूट पावर रखती हैं कानून बनाने के लिए? क्या ये किसी भी तरीके का कानून बना सकती हैं? क्या ये कुछ भी कार्यपालिका का किसी भी तरीके शासन संचालन कर सकती है? क्या नागरिकों का अधिकारों का हनन भी कर सकती है? तो नहीं बच्चों, इन पर क्या है, भले ही ये हर विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून भी ये क्या बनाएगी? संविधान के दायरे में रहकर बनाएगी। अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? यानी विधायिका ऐसा नहीं कि एकदम ही क्या है, एकदम सेपरेट है, उसको कुछ भी बनाने का अधिकार है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। तो इसको समझने के लिए बच्चों समझना है, मैं आपको एक ट्रायंगल बना रहा हूं। एक ट्रायंगल के माध्यम से मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, ये बहुत अच्छे समझना है इसको। जैसे मैं यहां पर बच्चों क्या लिख रहा हूं? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कार्यपालिका, कार्यपालिका लिख रहा हूं, नियंत्रण एवं संतुलन समझा रहा हूं, और आप भी क्या करोगे? लिखोगे, ठीक है ना। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं विधायिका, विधायिका लिख दे रहा हूं, ठीक। और यहां पर क्या कर रहा हूं? यहां न्यायपालिका लिख दे रहा हूं, न्यायपालिका। ये तीनों चीज आपको ऐसे लिख लेना है, ऐसा ट्रायंगल बना लेना है। अब बच्चों एक चीज समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं? संतुलन एवं नियंत्रण। यानी ये तीनों जो है ना, एक दूसरे को नियंत्रित भी करती हैं और एक दूसरे को संतुलित भी करती है। कैसे करती है? तो समझो बच्चों, जैसे हम बात करते हैं विधायिका। अब विधायिका जो होती है बच्चों क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, कानून बनाती है ना। लेकिन एक चीज समझो, जो राष्ट्रपति है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, जो राष्ट्रपति जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है ना। कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। अब एक बात बताओ, विधायिका में कौन कौन शामिल है? मैंने आपको पीछे समझाया था, यहां देखो विधायिका मैंने आपको समझाया कि यहां पर क्या है, 3 लोग शामिल होते हैं सरकार विधायिका में। अगर हम बात करें, और पीछे कहां गया? हाँ, ये विधायिका में देखो, संसद है, संसद विधायिका में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। तो और यहां पर देखो, आप क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रधान है राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब देखो, यहां से कोई कानून बनेगा, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, जब तक राष्ट्रपति क्या है, इस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा, है ना, जब तक इस पर क्या है, अपनी स्वीकृति नहीं देगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इस तरीके से विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया कि नहीं हो गया भाई? इन्होंने क्या किया? लोकसभा ने, राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित करके क्या है, राष्ट्रपति के पास भेजा, और राष्ट्रपति अगर अपनी स्वीकृति नहीं देगा तो वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, इसीलिए क्या है, अब इस तरीके देख लो, अब क्या है, विधायिका को क्या है, कार्यपालिका ने नियंत्रित कर लिया। लेकिन बच्चों क्या है, यहां पर कानून बनाने, ठीक। वही अगर हम बात करें बच्चों, जो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचक समूह होता है, उसमें कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है, उसमें भाग लेते हैं। तो यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा है? विधायिका कर रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव कौन कर रहा है? विधायिका। तो राष्ट्रपति पर के चुनाव में कौन है? पर चुनाव में अब राष्ट्र यानी कार्यपालिका पर कंट्रोल किसका हो गया? विधायिका का हो गया। राष्ट्र है ना, कार्यपालिका पर कंट्रोल किसका हो गया? विधायिका का हो गया। अब इधर देखते हैं इसका क्या संबंध है। तो बच्चों देखो, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उनको शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति करते हैं उनकी, ठीक। अब यहां देखो, अब न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका क्या करती है बच्चों? राष्ट्रपति को अगर कोई भी सलाह लेनी है, कोई भी कुछ परामर्श करना है, तो वो क्या करती है? वो
न्यायपालिका से सलाह भी लेता है। तो अब कार्यपालिका पर देखो, न्यायपालिका पर किसका, कौन नियुक्त कर रहा है, कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया। अब यहां पर देखो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में क्या संबंध है। तो बच्चों देखो, विधायिका कोई भी कानून बनाएगी तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, उसकी समीक्षा न्यायपालिका करती है। उसकी समीक्षा कौन करती है, न्यायपालिका करती है। अगर इसने कोई भी कानून बनाया है तो उसकी समीक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका यह देखती है कि जो भी कानून बनाया गया है तो ऐसा तो नहीं कि लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा हो, या संविधान के दायरे से बाहर होकर बनाया हो, या इसके पास जो पावर दी गई है संविधान में उससे बाहर जाकर बनाया है। इसकी समीक्षा कौन करता है, तो न्यायिक समीक्षा कौन करता है, तो ये न्यायपालिका का काम होता है, न्यायिक समीक्षा का काम है ना। कानून की समीक्षा करती है ये, कानून की समीक्षा या न्यायिक समीक्षा कह सकते हो। सॉरी, हम कानून की समीक्षा लिख दें ताकि और भी स्पष्ट हो जाए। यानी कानून की समीक्षा यानी कानून की देखरेख, कानून की समीक्षा न्यायपालिका करती है, ठीक। और न्यायपालिका के जो लोग होते हैं है ना, उनको हटाने का जो प्रस्ताव है, उनको हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाता है, तो विधायिका में। तो विधायिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है बच्चों, न्यायपालिका को हटाने के लिए अगर किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव या कोई भी कुछ भी चीजें, प्रपोजल या कोई भी प्रक्रिया कहां चालू होगी, तो विधायिका में। वो कहां होगी, विधायिका में। लोकसभा एवं राज्यसभा के मेंबर जो हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद के जो क्या है, जो मेंबर सदस्य जो हैं, वो न्यायाधीशों को पद से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी न्यायाधीशों को हटाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो संसद कर रही है। तो इस तरीके से आप देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन भी बना रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी शक्ति जो है या कोई भी ऐसा अंग जो है वो निरंकुश ना हो पाए, वो क्या है, वो एकदम इंडिपेंडेंट ना हो पाए। ठीक है, ये बात समझ में। तो नियंत्रण एंड संतुलन की चीज समझ में आ गई, आपको चीजें समझ में आ गई। देखो मैंने क्या बताया, विधायिका में लोकसभा में राज्यसभा कोई भी विधेयक पास करती है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देता तब तक कानून नहीं बनेगा। तो इस तरीके से एक तरीके देखो क्या है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कार्यपालिका के नियंत्रण किसका हो गया, इसका हो गया। इसी तरीके से विधायिका कोई भी कानून बनाएगी, उस कानून की समीक्षा कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ऐसा कानून तो कहीं नहीं बना दिया कि लोगों के अधिकारों की हनन करते हो, ऐसा ये देखने काम। और न्यायाधीशों को हटाने से रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव कहां लाया जाता है, तो विधायिका में लाया जाता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, न्यायपालिका की नियुक्ति करता है। न्यायपालिका के जो भी व्यक्ति है, जो भी न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं बच्चों, सॉरी यहां पर अभी हम इसको पढ़ देते हैं। अब यहां देखो नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था क्या है बच्चों, देखो तो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत वह साधन है जिसके द्वारा सरकार के 3 अंगों, ये याद रखना है, सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए भी कुछ हद तक एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम इंडिपेंडेंट हो, एकदम इंडिपेंडेंट नहीं, एकदम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, फिर क्या, देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है। कार्यपालिका क्या है, सत्ता का प्रयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। संसद के अधीन कैसे कार्य करती है, तो मैंने आपको बताया ना कि जो भी नियुक्ति होगी है ना, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, मैंने आपको समझाया। नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसको नियुक्त करते हैं, तो मैंने बताया मुख्यमंत्री और अन्य जो भी मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको क्या है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। ठीक, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। बात क्लियर हो गई। यहां पर देखो, जो भी कानून को क्रियान्वयन होगा, उस कानून के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने का काम किसका होगा, न्यायपालिका का होता है। तो यह भी याद रखना है। तो आपको नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी क्लियर हो गई होगी, आई होप। बहुत अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। और इसको ऐसे ही चार्ट बनाकर अगर आप लिख लोगे तो आपको आराम से याद रहेगा, और आराम से आप 2 से 3 नंबर का जो आता है इसमें क्वेश्चन, वो आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसको पढ़ने से। देखो एक चीज है, आप समझो, अगर आप लोग
क्लास में जब तक रेगुलर रुकोगे नहीं, चीजें नहीं समझ में आएगी। आपको टाइम देना होगा क्लास को, मेरी ट्यूनिंग को समझना होगा, मैं पढ़ा रहा हूं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको ये समझना होगा। और बच्चों ये है कि हमारा ये जो चैप्टर है बहुत आराम से, मैंने बहुत आसानी से चीजों को समझा दिया है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तो समझ में आ ही रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि रेगुलर क्लास में बने रहो, जो भी क्लासेस आप आ रही है उनको रेगुलर देखो और उनको शॉर्ट्स, उनके नोट्स बनाते जाओ छोटे छोटे, और उनको रिवाइज करते रहो। एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, एक बार मेरी क्लास देख लो, क्लास देखने के बाद आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की हर एक बात को समझ में आएगी, है ना। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं कि मेरी क्लास से बाहर कुछ भी जाएगा यहाँ बोर्ड्स में, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ आपको मेरे बोर्ड से ही मिल जाएगा, लेकिन मेरी क्लास से ही मिल जाएगा बोर्ड में। लेकिन एक बात यह है बच्चों कि आपको वहां पर कुछ चीजें लिखनी होती, क्वेश्चंस लिखने हैं। लिखने के लिए क्या है, आपके पास वर्ड होने चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए। शब्द कैसे आते हैं, तो शब्द पढ़ने से आते हैं बच्चों। और अभी आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वो है एनसीईआरटी, तो आप लोगों की एक आदत होनी चाहिए कि जब भी कोई चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को एक बार रीड जरूर करोगे। एनसीईआरटी को पढ़ोगे आराम से, इत्मीनान से, टीचर द्वारा जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी सारी की सारी बातें उसमें समझ में आएंगी। कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो टीचर आपसे ये कहते हैं कि मेरी क्लास देख लो, सिर्फ उससे हो जाएगा, एनसीईआरटी कोई बात नहीं, बेकार की चीज है, तो बच्चों ये जान लो कि उसने तुम्हारी सुपारी ले रखी है, वो एंड में क्या है, वो आपके लिए नुकसान करेगा। सुपारी ले रखी उस टीचर ने आपकी, ठीक है। मैं भी ये कह सकता हूं कि मेरी क्लास से बाहर एक भी चीज नहीं आने वाली, और नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या है ना, आपको जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपके पास शब्द नहीं आएंगे, और शब्द नहीं आएंगे बच्चों तो लिख कैसे पाओगे। और शब्द लाने के लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा, टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी। इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। दुनिया का कोई भी टीचर आपसे यह कहता हो अगर कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बेकार की बातें हैं, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, वो आपकी सुपारी ले रखा है और कुछ नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि एनसीईआरटी जब टीचर चैप्टर पढ़ा दे उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो ये याद रखना है। और बच्चों डेली का काम डेली करो, है ना। जैसे मैं बोलता रहता हूं, एक शायरी हमेशा बोलता रहता हूं कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जागा है तो कुछ आगे बढ़ कर सो, है ना। मतलब हमें क्या करना है, रोज कुछ ऐसी चीजें लिखनी है, कुछ अपने अंदर ऐसा ऐड करना है ताकि क्या हो, वो चीजें ऐड होती जाए। तो कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जागा है तू, कुछ आगे बढ़कर सो। ऐसा नहीं कि हम उठे और हमने अपने जीवन में एक दिन वेस्ट कर दिया, अपने ज्ञान में कोई भी वृद्धि नहीं की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा बच्चों, जब कंसिस्टेंसी बनी होगी, जब आप लगातार कंटिन्यूअस एक टीचर से जुड़े रहोगे और लगातार उसकी क्लासेस देखते रहोगे और फॉलो करते रहोगे, तभी जाकर क्या है, आप उसकी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे और सीख पाओगे। अदरवाइज इधर बंदर की तरह इधर उधर कूदते रहोगे, इस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी टीचर को समय देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसकी 1-2 क्लास देखो, 3-4 क्लास उसको देखो, और देन उसके बाद डिसाइड करो कि क्या इसकी बातें मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और 1-2 मिनट में आप कैसे किसी को जज कर सकते हो। लोगों की जिंदगी बीत जाती है, अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते हो, है ना। तो आप 1-2 मिनट में किसी टीचर को कैसे समझ पाओगे, उसके लिए आपको समय देना होगा। समय बहुत जरूरी होता है, समय दोगे तो चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो हम आते हैं अब सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। जब हम सत्ता के अब हम ये सारी चीजें समझा चुके हैं, वही पॉइंट मैंने इसको बस एक सहज कर दिया। आपसे पूछा जाता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन छपा मिलेगा आपको, क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में या पेपर, आपके स्कूल के पेपर में ये छपा मिलेगा कि पूछा जाएगा कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण में अंतर बताएं। तो आपके पास ये लिखा होना चाहिए। पहला देखो, ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या बताया मैंने यही कहा ना कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है ऊर्ध्वाधर में। तो यही लिखना है पॉइंट आपको। तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों के, है ना, में सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है। कौन स्तर है, केंद्र है, राज्य स्तर है और स्थानीय सरकार। और क्षेत्रीय वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चों मेरे, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, कौन कौन से अंग होते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया डिफरेंस का। दूसरा डिफरेंस का अंतर क्या है, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, ठीक है। मतलब क्या होगी, केंद्र स्तर पर क्या होगा, केंद्रीय सरकार होगी, और राज्य स्तर पर क्या होगा, राज्य सरकार। और केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार सुप्रीम सरकार है और उसके नीचे क्या है, राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए उच्चतर सरकार और निम्नतर सरकार होती है। इसमें क्या है, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी क्या है, एक ही स्तर पर रहकर विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना, तो कानून बना रही है। कार्यपालिका का काम क्या है,
कानून का क्रियान्वयन करना, तो क्रियान्वयन कर रही। विधायिका का काम क्या है, विधायिका क्या करती, कानून की समीक्षा करती, तो वो ये काम करे। तो तीनों अंग क्या है, एक स्तर पर रहकर अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, तो नियंत्रण संतुलन की बात हो गई। और इसमें क्या होता है कि केंद्र के अधीन रहकर क्या है, राज्य सरकारें काम करती हैं, केंद्र के अधीन रहकर, है ना। कुछ मामलों में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति होती है और राज्य सरकार के पास कम होती है। ये आगे हम पढ़ेंगे। संघवाद नामक जो चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर इसी एनसीईआरटी में, उसमें हम इसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों। अब देखो दो प्रकार से तो हमने देख लिए, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्या है, क्षैतिज वितरण के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी विभिन्न सामाजिक समूहों और के बीच में जो सत्ता का विभाजन किया जाता है, जैसे आप इसे देखो, तो जब हम बात करते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, इसको समझो कैसे। तो बच्चों क्या है कि जैसे अगर आप देखो, जैसे कि जब हम बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं, तो बेल्जियम में क्या हुआ था कि वहां पर जो धार्मिक रूप से अगर आप देखो तो वहां पर अलग समुदाय है, भाषाई रूप से अलग अलग समुदाय रह रहे हैं। तो डच भाषा बोलने वाले लोग, फ्रांस भाषा बोलने वाले लोग, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं। लेकिन फ्रांस ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया कि अपने यहां सत्ता का इस तरीके से बंटवारा कर दिया कि वहां पर क्या है, सामाजिक टकराव नहीं हुआ, सामाजिक टकराव नहीं हुआ। तो क्या है, जब विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में क्या है, जब सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी सामाजिक समूह या सामाजिक टकराव कम हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसमें राजनीतिक स्थायित्व आती है, ये बात कह रहा है। तो आपने देखा विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे हमने बताया भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी सत्ता का क्या होता है, बंटवारा किया जाता है। और इसी तरीके बच्चों विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। अब सामाजिक समूह का मतलब क्या बच्चों, तो जैसे आप देखो बच्चों कि बहुत सारे समूह होते हैं। जैसे आप देखो कि महिलाओं के लिए एक अलग समूह है, श्रमिकों के लिए एक अलग संघ बना हुआ है, ऐसे आप देखो किसानों के लिए अलग संघ बना हुआ है। ठीक है, युवाओं के लिए अलग संघ बना हुआ है। तो ये संघ है, और ये संघ क्या करते हैं, अपने, है ना, अपने हितों की लड़ाई करते हुए सरकार से क्या करते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं, और सरकार से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, ये सरकार से कानून भी बनवा लेते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, सरकार पर कंट्रोल भी करते हैं। आप देखो कि जो किसान आंदोलन था, आप देखो 3 किसान कानून पारित किए गए थे, जिसके विरोध में क्या है, किसान आंदोलन हुआ, और काफी लंबा आंदोलन चला। पंजाब हरियाणा में तो ये कुछ ज्यादा ही लंबा चला, है ना, दिल्ली में रोडें जामी कर दी गई। लेकिन बाद में अंत में क्या हुआ, इस किसान संघ ने क्या कर दिया, उस किसान जो बिल था, उस किसान बिल को जो है सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप है, ये दबाव डाल रहे हैं कि हमारे हितों में, इसमें हमारा हित नहीं है, तो आप कैसे कानून बना सकते हो। तो इस तरीके से ये भी क्या है, सरकार पर दबाव डालते हैं, और ये भी क्या है, पावर को एंजॉय करते हैं। ऐसी महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे समूह बने हैं, बहुत सारे संघ बने हैं। ये क्या करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करते हैं। बच्चों के संरक्षण के लिए भी बहुत सारे संघ बने, ये क्या, उनके अधिकारों की बात करते हैं, और इनके पास भी पावर है, ये भी क्या करते हैं, अपने हितों के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये भी क्या है, पावर का एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण, ये भी आपको क्लियर हो गया हो। अब राजनीतिक दलों की बात करते हैं बच्चों। जैसे आप बात करो बच्चों, हमारे भारत की बात करो। हमारा भारत जब से आजाद हुआ है, तब से ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी की सरकार रही हो। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बीच में दूसरी पार्टी की आई, आज आप देख लो क्या है, फिर आप देखो आज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक राजनीतिक समूह ही क्या है, हमारे यहां क्या है कि सत्ता का उपयोग कर रहा हो, पावर उसी के हाथ में हो। पार्टियां, अलग अलग पार्टियां क्या है, अलग अलग समय पर क्या है, भारत का शासन कर रही है। दूसरा, कई पार्टियां मिलकर क्या है, उन्होंने एक संगठन बना लिया। जैसे क्या है, आपने गठबंधन की सरकार का नाम सुना होगा। जैसे आप देखोगे कि ध्यान सुनना बच्चों, 1950 से लेकर बच्चों 1950 से लेकर अगर आप देखोगे तो 1964 तक, ठीक है ना, जब से देश हमारा आजाद हुआ उससे लेकर जब तक 1989 तक आप देखोगे, 1989 तक आप देखो कांग्रेस का बहुमत था पूरे देश पे, ठीक है ना। और 1989 के बाद यानी 1990 से अगर हम बात करें, 1990 से लेकर 2014 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाई तब तक गठबंधन की सरकार थी। यहां मतलब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, कई पार्टियां मिलकर क्या है सरकार बनानी। तो यहां क्या हो रहा है, कई राजनीतिक दल मिलकर, कई पार्टी मतलब क्या, कई राजनीतिक दल बनकर सरकार बनाई। तो क्या है, शक्तियां क्या है, कई राजनीतिक दलों के पास पकड़ के
शक्तियां क्या है, कई राजनीतिक दलों के पास पहुंच गई। तो इस तरीके से आज देखो क्या है, एक ही राजनीतिक दल के पास सारी शक्ति। आज भी देखो, आज गठबंधन की सरकार बनी हुई है ना। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के जो चुनाव हुआ उसमें बहुमत नहीं मिला है, उसमें क्या है, गठबंधन की सरकार है। तो ये क्या है बच्चों, इसमें कई राजनीतिक दल है, विपक्ष में भी राजनीतिक दल आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस तरीके से क्या है, राजनीतिक दलों में भी क्या है, सत्ता का बंटवारा होता रहता है। समय समय पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें, क्लियर है? ठीक है, यहां पर एक चीज मैं करेक्शन कर देता हूं। यहां पर जब चुनाव जो हुए थे वो बेसिकली 1952 के आसपास हुआ था, लेकिन मैंने ये डेट इसलिए लिखी क्योंकि हमारा संविधान इसी समय लागू हुआ, उसी समय से 1952 से लेकर अगर आप देखो तो 1989 तक अगर आप देखोगे तो लगातार एक ही पार्टी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, उसके बाद गठबंधन का दौर आता है। ये इसलिए मैंने वो 1950 लिखा था क्योंकि वहां पर संविधान लागू हुआ था और कंटिन्यूअस कोई ना कोई बात हुई है, तो कांग्रेस का ही प्रभुत्व था एक तरीके से कह सकते हो। ये बात इसलिए मैंने बोली थी। ठीक है, बाकी आप समझ में आ गई बात, क्लियर है बात है, सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई आप लोगों को। तो चैप्टर होता है खत्म, चैप्टर होता है खत्म। और देखो बच्चों, ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन एक बात समझना है कि आपके लिए मैंने एक चैप्टर और हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी हम इससे पहले एक लेक्चर हम लोग ने और वन शॉट देख कर लिया है, जो ज्योग्राफी का चैप्टर था, भूगोल का संसाधन एवं विकास, और इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको इसी चैनल के मिल जाएगी, उसमें आप जाओगे तो वहां पर मिल जाएगी। तो आपको वहां से वो चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना, और बहुत अच्छे से मैंने 2 घंटे 10 मिनट का लगभग वो चैप्टर है, उसको मैंने कवर किया हुआ है। तो एक ज्योग्राफी का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और एक सिविक्स का कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो हम वो सिविक्स उसका इकोनॉमी का देख लेंगे, या मान लो इतिहास का देख लेंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट एक सब्जेक्ट को हम करते जा रहे हैं और एक चैप्टर को, ताकि क्या है आप लोग अच्छे से चीजें कवर कर पाओ। और फायदा आपको तभी होगा जब आप पूरी क्लास देखोगे। और मैं आपको ये कह रहा हूं, क्लास में ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको मैं जिस सीक्वेंस में चीजें करा रहा हूं आपको चीजें सुननी ज्यादा है, ध्यान देनी है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना है, और आराम से चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और नमस्ते, बाय, जय हिंद बच्चों।